मतलब बुझा देते थे, क्योंकि अंग्रेज जब आते थे तो वही ऊपर से कैसे फ्लाइट उड़ती थी, जो लड़ाकू विमान थे। पहली पोस्टिंग हमारी फिरोजपुर में थी, शनिवाड़ा बॉर्डर के ऊपर, जो ऑपरेशन रक्षक में हम लोग काफ़ी दिन से, जैसे हम लोग खुफिया विभाग में थे रेजिमेंट के, तो काफ़ी दिन जब भी हम जाते थे चुटमुट ये उधर फायरिंग करके भाग गया, उधर फायरिंग करके भाग गया, हमारे एरिया में आतंकवादी फायरिंग करके भाग जाते। हमारे को मिला मूव टू कारगिल। तो ये मौका मतलब हर आदमी को नहीं मिलता है, हम लोग खुशनसीब थे और हमारी बटालियन को ये मौका मिला। पत्थर के जस्ट साइड में देखा, उसने बोला मुकेश, और राणा से उसको देख करके बेहोश होकर एकदम बैठ गई। पीछे मैं था, तो मानोगे नहीं, मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी। हे हाय, केम छो, नमस्ते, वेलकम टू द सीएम शो। आज के पॉडकास्ट में हम मिले एक सोल्जर से मिलने का एक्सपीरियंस ऑलवेज एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। सोल्जर से मिलने के बाद न जाने कहां से देशभक्ति की एक अलग ही एनर्जी आप में आ जाती है। पर आप जब एक ऐसे सोल्जर से मिलो कि जो कारगिल वॉर का हिस्सा रहे, उन्होंने आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें की। आर्मी का डिसिप्लिन, एक सोल्जर का डिसिप्लिन, आर्मी की लाइफ, एक सोल्जर की लाइफ, बहुत सारी बातें इन डेप्थ में हुई है। कारगिल वॉर की भी बातें बहुत सारी इन डेप्थ में हुई है। उनकी लाइफ से सीखने को बहुत कुछ मिला और लाइफ को कैसे जिया जाता है। हम हर बार हर एक चीज में कंप्लेन करते रहते हैं, पर 27 साल की छोटी सी उम्र में दोनों पैर और एक हाथ खोने के बाद भी 20 साल से बहुत ही पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल लाइफ जी रहे और लोगों की लाइफ में बदलाव भी ला रहे। तो आज के पॉडकास्ट में मिलते हैं दीपचंद नायक जी से। तो एंजॉय कीजिए द सीएम शो का ये ट्रूली इंस्पिरेशन पॉडकास्ट। नासिक से सीधे हमारे स्टूडियो आज सर बहुत सारी गूस्बम्स वाली वाइब्स आ रही है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, देशभक्ति की बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। हमारे स्टूडियो में उपस्थित है दीपचंद नायक जी। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जर्नी कैसी रही सर आपकी? जर्नी ठीक ठाक रही सर, बिल्कुल जर्नी ठीक ठाक। कैसा लगा सूरत आपको? सूरत अच्छा लगा सर, पहली बार ही आए, घूमे तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो हब है किस्म का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मेन प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेन खुशी ये चीज़ की यहाँ पर है ना, सोलर हर घर के ऊपर लगाए हुए हैं। ये एक सोलर सिटी के नाम से भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा बचत किया हुआ है यहाँ के लोगों ने ना। बाकी जगह इतना जागरूकता नहीं जितना यहाँ पर है। अभी 10-15-20 दिन पहले ही हमें सूरत को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का अवार्ड मिला, फिर से पहले नंबर पर आ गए। मुबारक हो, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए प्राउड की बात है कि भाई आप लोगों से हमने सीखना चाहिए कि जब आपको मिल सकता तो बाकियों को भी मिलना चाहिए। मतलब हाँ, हर एक सिटी का नंबर एक बार आ जाना चाहिए सर, क्योंकि ये लेकिन ऐसे नंबर नहीं आएगा सर, वो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। जो सिटी वाले, उनको तन मन धन से हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई एक तबके को आप बोल दो, नहीं, सबको लगना पड़ेगा साथ में, तब जाके बात। अपने आसपास साफ सफाई रखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जब हम क्लीन हो गए, हमारे आसपास की साफ सफाई बढ़ेगी। जितनी आसपास साफ सफाई बढ़ेगी उतना ही देश क्लीन होगा, उतनी ही हम तरक्की करेंगे। सर यहाँ पे एक चीज़ है कि मेरी जो जनरेशन है 1901 का मैं बोर्न हूँ, सो मैं एक यंग जनरेशन में पैदा हुआ हूँ। आपकी जो जनरेशन, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है सर। आर्मी के लिए ना सर सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। समझ के बैठिए कि जब ऐसी कोई घटना बनती है, जैसे पुलवामा हो गया, दूसरी कोई घटनाएं बनती है, तब क्या होता है ना, एक तुरंत से सब में स्पार्क आ जाता है, तुरंत से देशभक्ति जाग उठती है। दूसरे दिन उठ के फिर ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। उनको नहीं पता कि आप लोग कैसे लाइफ जी रहे हो, आप लोग कैसे सारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सबको मिटाने के जो सामने जो दुश्मन आ रहे हैं उनको मिटाने के लिए आपको क्या क्या मेहनत लगती है, सारी चीज़ें लगती है। कैसे 5-5, 15-15 दिन भूखे रहते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसी चीज़ों में आप सर्वाइव करते हो वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को ना सर हमें एकदम डीपली जानना है आज। डीपली मतलब एक फ़ौजी की लाइफ कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे वो लोग जीते, कैसे सर्वाइव करते, जब जंग होती है तब क्या क्या होता है। तो मुझे सर सबसे पहले आपसे ये पूछना था कि आप, जैसे हमें थोड़ा मालूम है कि आप हिसार से हो, हरियाणा से आप थे और बाद आप महाराष्ट्र में आ गए। तो जब आप छोटे थे, वहाँ से लेके अगर हम जर्नी की शुरुआत करें, तो आपके दिमाग में ये स्पार्क कैसे हुआ कि मुझे आर्मी में जाना है? देखो, आजकल तो मोबाइल आ गया है, पहली बात तो उस टाइम ये संसाधन नहीं थे, लाइट भी किसी किसी को होती थी। और दिमाग में ये आया कि आजकल तो हम लोग हर चीज़, देखो आप चकाचौंध की ज़िंदगी में जी रहे हैं, न्यू जनरेशन। तो हमारे घर में मीडियम फैमिली से थे, तो घर में है ना आजू बाजू वाले यार दोस्त मिल करके ही चूना करते थे। उस टाइम डिस्टेंबर वगैरह नहीं आता था, खाली वो चूना आता था मतलब। तो दीपावली में जब साफ़ सफाई घर की करते थे तो वहाँ पर कैलेंडर लगे होते थे महापुरुषों के, जिसमें से मेरे आदरणीय थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नए कैलेंडर आते थे उनके, फिर भगत सिंह के, गुरु नानक के, जो भी हम, राम सीता जो भी थे, हम लोग लगाते थे। तो मैं है ना वो जो सुभाष चंद्र जी का जो
पोस्टर लगा रहता था एक तो मूर्ति टाइप में। आपके वो आइडल है, तो आप इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो कि आप मुझे खून दो मैं तुमको आजादी बिल्कुल सर, दूंगा? उनकी चीज़ को यही वर्डिंग के पढ़ करके तो मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज भी ये जब नारा लगता है, जब देश का कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, एक अलग से उमंग आती है, एक ऐसा लगता है कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, और एक प्राउडनेस आती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उस टाइम ये नारा बहुत मशहूर हुआ था। नेताजी ने बोला था, जय हिंद की सेना जब बनाई थी। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने ऐसे एक आइकॉन को, क्योंकि एक ही व्यक्ति के आगे नेताजी लगता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाकी किसी के नहीं। एक्चुअली में रियलिटी में वो बोस थे। आज भी उनके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जब तक वो जिए इस राष्ट्र के लिए जिए। तो हमारा भी यही मकसद है सर, हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए हमने उनको आइडियल माना। और बचपन से ही, मैं उस टाइम 4th क्लास में था जब मेरे मन में उनकी फ़ोटो देख करके आई कि मैं फौजी बनूंगा। मतलब तो 4th क्लास से मैंने मेरे दादाजी को बताया कि मुझे फौजी बनना है। तो मेरे दादाजी ने बोला था कि हाँ बनना, बच्चा है, बोला ठीक है बनना भाई तुम भी। मतलब क्योंकि बचपन में हम हज़ारों सपने लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें नहीं पता चलता कि हमारा इंटरेक्शन कहाँ पर चला गया। ये आपको ही पता है कि आप कुछ बनना चाहते हो, लेकिन किस्मत आपको कहीं और ले जाती है। वो अपना अपना लोगों। लेकिन मैंने जो बचपन में सोचा था, मतलब मैं एक तो बचपन से ही हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन से ही मतलब हमारे घर में पूजा पाठ होती थी, तो मेरे पिताजी करते थे धूपबत्ती सवेरे, तो हम भी सवेरे शाम हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जैसे आजकल हम लोग बोल देते हैं कि भाई गायत्री मंत्र सुनाओ, ये सुनाओ। आज जनरेशन को क्या हो गया कि इसके ऊपर ही सुन लेते हैं, मोबाइल के ऊपर ही जो भी है मोबाइल को ढूंढते हैं। हमने मोबाइल को नहीं ढूंढा था, हमने बुकों में ढूंढा था। मतलब कि भाई रामायण को लगा लो, महाभारत को लगा लो, एक बारीकी से पढ़ते थे इन चीज़ों को। और बचपन से ये चीज़ें पढ़ी तो आध्यात्मिक थे और मेहनती आदमी थे, मेहनत को विश्वास रखते थे। मतलब तो मैं मेरे दादाजी के साथ खेती में आना जाना लगा रहता था। तो ऐसे ही करते करते मैं बड़ा हुआ और यही बात बोलता रहा मैं कि मैंने फौजी बनना है। तो मेरा दादा बोलता ठीक है बच्चा है भाई, ठीक है बनना तू। मगर मेरे दादा को मेरे अंदर कुछ दिखा होगा, तो उन्होंने मेरे को 65 का जो वार हुआ था, देश आज़ाद कैसे हुआ था, 71 वार कैसे हुआ था, वो उनकी कहानियाँ सुनाते थे कि अंग्रेज़ कैसे हाफ पैंट में आते थे, घर में लाइंटन एक दीपक जलता था वो भी मतलब बुझा देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ जब आते थे तो वही ऊपर से कैसे फ्लाइट उड़ती थी जो लड़ाकू विमान थे। तो वो चीज़ें मेरे दादा बताते थे, तो हम लगते थे कि साक्षात हमारे सामने ये हो रहा है भाई। उन्होंने वो जीवन देखा था अंग्रेजों का, देश आज़ादी का। तो वो जब बताते थे तो वो मेरे मन में आई थी कि वो सुन सुन के मैं जब बड़ा हुआ, और जो बचपन का सपना था वो कब साकार हो गया मुझे भी पता नहीं चला। मतलब तो मैं 11th क्लास में था, तो तब उस टाइम 15 पैसे का एक फार्म आता था अम्बाड़ा छावनी से, अपना उज्जवल भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सेना में भर्ती हुई है। तो मैंने बोला भाई चलो हम भी उज्जवल भविष्य बनाएंगे। और 15 पैसे का वो फार्म ला करके हमने भरा। और भरने के बाद में मेरे दादा के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरे दादा अनपढ़ थे एक्चुअली में, लेकिन मेरे लिए बहुत आइकॉन थे दादा दादी। आज भले इस दुनिया में नहीं, लेकिन मेरे दिल में आज भी हैं। तो किसी को नहीं बताया था और मैंने फार्म भर दिया था। कवरिंग लेटर आ गया, भाग दौड़ भी शुरू हो गई, सब काज हो गया, टेस्ट भी हो गया। सब डिक्लेयर होने के बाद में तब घर वालों को, मेरे पिताजी वगैरह को पता चला था कि मैं ऐसे ऐसे फोर्स में जा रहा हूँ। तब पिताजी ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं भाई नहीं जाओगे, क्योंकि जब हम भर्ती हुए थे उस टाइम डेड बॉडी नहीं आती थी। मतलब एक टेलीग्राम आता था सेना में। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अभी कारगिल युद्ध हुआ उसके बाद में घर में डेड बॉडी आने लगी। नहीं तो पहले क्या होता था, एक टेलीग्राम आता था। तो पिताजी बोलते थे भाई, क्योंकि 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं ही था, छोटी छोटी मूछें थी, गोरा चिट्टा था, तो हाइट थी अच्छी, हैंडसम हल्क। पिताजी बोल रहे थे कि भाई मतलब सबसे बड़ा लड़का है और अंतिम दर्शन भी होंगे फौज का। मतलब उस टाइम यही था ना कि भाई समर्पित कर दिया भाई देश के। तो बोला भैया हमारे खानदान में तो कोई फौजी है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई फौज की, ये था वो था। तो मेरे पिताजी ने मना किया। मेरे पिताजी का यही था कि भाई क्योंकि सेना में तो उस टाइम बाप तो अपनी जगह सोचेगा ना, सोचेगा पक्की बात है। लेकिन मेरा पिताजी अकेला ही था। मेरे दादा को 2 बुआ है, मेरे को एक पिताजी 3 ही है। लेकिन मेरे दादा ने मेरे पिताजी को बोलता तो टेंशन मत ले, मैं अपने आप ही बातचीत करूँगा। और मेरे पिताजी को मना किसी तरह। और उसके बाद मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति मेरे दादा के कारण हुई और मैं भारतीय सेना में ज्वाइनिंग किया। नासिक महाराष्ट्र के अंदर मैंने ट्रेनिंग किया एक तोपची के रूप में। मतलब यहाँ पर भी आपको ये बताता हूँ कि हमारे ट्रेड मिलते हैं, जैसे कोई ड्राइवर है। तोपची एग्जिट क्या होता है? तोपची जो इंग्लिश में गनर बोलते हैं, जो तोप को चलाने वाले बंदे को तोपची बोलते हैं। जैसे सेना तो सब है, सेना के अंदर एक टुकड़े रहते हैं। जैसे इन्फेंट्री आ गया, आप जैसे बोलते हो, राशन वाला आ गया, सिग्नल वाला आ गया, EME आ गई, अलग अलग जैसे मेडिकल कोर आ गई। वह तो सेना ही आपकी तरफ से। वैसे जिस तरह हमारे भारतीय तोपखाना है तो सभी तोपची आदमी, जिसको अंग्रेजी में गनर्स बोलते हैं, आर्टिलरी के अंदर भारतीय तोपखाने के अंदर हम थे। तो उस तोपखाने के अंदर भी ड्राइवर भी रहते हैं, वाशरमैन, नाई, तेली, धोबी, गनर, ऑपरेटर, अलग अलग मतलब टेक्निकल वाले अलग अलग वो रहते हैं अपने विभाग। तो मन में मेरे को तो ठीक है भाई, मैं बचपन से फौज का था। यहाँ आने बाद किसी से पूछा भाई हमने ये तोप चलानी है, तो उन्होंने बोला भाई गनर भर देना आप। तो हमने पेपर जब 6 महीने बाद होता है,
जब 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद जब छुट्टी होती है उससे पहले पेपर होता है एडवांस के लिए। भाई आप टेक्निकल में जाओगे, आप इसमें सर्वेयर में जाओगे, आप ऑपरेटर सिग्नल में जाओगे, किस में जाना चाहते हो, आप बाबू बनना चाहते हो, आप वाशरमैन में रहना, किस जो भी आपको चॉइस रही है। तो हमने वो जो मन में थी कि भाई हमने पहले पूछा था भाई ये चलानी है, तो उन्होंने बोला गनर लिखना, क्योंकि इतना नॉलेज हमको भी नहीं था स्टार्टिंग में। तो फिर हमने जो पेपर दिया और उसके अंदर लिखा भाई आपकी ट्रेड बोलते थे उसको, भाई आपकी क्या चॉइस है, तो हमने लिखा गनर, जिसको हिंदी में तोपची बोलते हैं। और वो होने के बाद जैसे हम छुट्टी काट के आए तो आते ही हमारा जो लिखा था भगवान ने वही दिया हमको कि तोपची। तो हमारी फिर तोप के ऊपर ट्रेनिंग शुरू हो गई, ड्राइवर गाड़ियों की शुरू हो गई। वो कई बार ऐसे विचार जब ट्रेनिंग के अंदर आता था, ट्रेनिंग बहुत हार्ड रहती है क्योंकि हम सैनिक हैं, सैनिक हमेशा आप भी आपके सामने भी जो सैनिक यहाँ सेना जाती आती देखते हो आप ना, तो हम लोग सोचते हो कि यार ये फौजी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि शीतकालीन एरिया जो अभी जैसे शीतकालीन है, पीस का एरिया बोलते हैं, शीतकालीन में बहाया हुआ पसीना युद्ध भूमि में खून को बचाता है। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग करेंगे, जैसे आप अपने प्रोफेशनल में लगा लो, इसी प्रोफेशन में अगर आप बार बार काम करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। एकदम से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उसी तरह हम लोग जब इधर रहते हैं तो हर 6 महीने बाद में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि भाई लड़ाई लग जाए तो हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो वो हर सैनिक की जवाबदारी, ड्रिल करते रहते हैं आप? ड्रिल हमेशा होती है। ड्रिल फौज के अंदर ड्रिल हमेशा लागू रहेगी आपको। पीटी हो गया, ये हो गया, ये ड्रिल हमेशा कामयाब। क्योंकि एकदम से आपको बोलो जी 5 किलोमीटर दौड़ो, एकदम से आप ठंडे एरिया में जाओगे, गर्म में, ऐसा नहीं होता। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हमारे को जरूरी, शारीरिक के साथ साथ में मेंटली प्रिपेयर्ड हमारे को बहुत जरूर चाहिए। मतलब शुरुआत में ट्रेनिंग कैसी होती है सर यहाँ पे? शुरुआत में बहुत, अभी तो थोड़ा देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे शारीरिक काम कम हो गया। हमारे टाइम में हम लोग सब खड्डा खोदना था, बड़े बड़े खड्डे खोदने तो हाथ से खोदने पड़ते थे, गैती बैल से हमारे पास रहते थे। मतलब उदाहरण के तौर पर हमारे पास में लोहा लकड़, ये वो तोप भी लोहे की थी। तो कई बार मजाक मजाक में हमारे को लोहार बोलते थे कि भाई लोहार आदमी हो आप लोग, क्योंकि हमारे पास सब कुछ बेड़ा ही लोहे का था। मतलब लेकिन कारगिल लड़ाई के अंदर उन लोहारों ने ही काम किया क्योंकि बाकी जो ट्रेड थे, बाकी आदमी नीचे थे, तो जिसने तोपची वगैरह थे या जो राइफलमैन थे वही ऊपर थे। तो वो भी था, जैसे ड्राइवर योगदान सबका था। जैसे समझ को ड्राइवर है, अपना मनीषन भरा, वो तो मनीषन डाला, गाड़ी अपनी घुमाई और लगा दिया। लेकिन फ्रंट में वो थे, मतलब योगदान सबका था। मगर उस टाइम ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो इच्छाएं आपकी पूरी होती रहती है। आपका माइंड का आप चलिए, आप माइंड में अगर आप ये सोचोगे मुझे ये काम करना है तो वो पूरा होगा आपका। भगवान भी आपको साथ देगा और मन की आपकी इच्छा पूरी करेगा। मतलब मगर संकल्प लेना है आपने। और ऐसा नहीं होता कि आजकल हम लोग क्या करते थे, भगवान को घंटी बजाते 2 मिनट में हमारी मुराद पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जो हम उदाहरण के तौर पर जब ऐसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो हमारी व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं, छोड़ो यार। वैसे ही हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, कैसे आप लोग के दिमाग में आते हो कि छोड़ो यार क्या करना, जब युद्ध लड़ाई तब देखेंगे, नहीं आता। वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह हम मकान बना रहे हैं तो हमने नींव खोदा और उसको भर्ती करने के लिए जब मिट्टी डालते हैं तो 1 ट्राली आती है, 2 ट्राली आती है। जब वो ऊपर भर जाती है तब हमारे को पता चलता कि भाई यहाँ पर लेवल हो गया नीम का। होता कि नहीं होता? उसी तरह अपने जीवन का भी यही अनुभव है और हमारी सेना में भी यही अनुभव है कि हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे ना, तब जाके एकदम हमारे को लड़ाई लग जाती है, तब उसके ऊपर विजय हासिल करते हैं। तब हमारे को पिछली बात याद आती है कि ये चीज़ करने से हमको ये फायदा मिला। एक दिन खड्डा भरेगा जरूर, भरेगा खड्डा जरूर। आप किसी चीज़ का भी लगा लो, आप किसी चीज़ का भी आप लगा लीजिए, खड्डा जरूर भरता है। मतलब और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये बात का। आप मुझे कंडीशन देख सकते हो, जो भगवान को नहीं मानता मुझे देख सकता है। सच्चाई बता रहा हूँ, आज इस कंडीशन में चला रहा है तो कोई दैवी शक्ति वही चला रही है। और ये निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ आज क्यों है? क्योंकि आज हम लोग क्या चीज़ के लिए सोचते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जैसे मेरा खुद का अनुभव है सेना के साथ साथ में, मेरा पहले से अनुभव था जब मैं भर्ती हुआ, तब उसके साथ में ये भी अनुभव था कि हमारे पास में बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलते थे। उस टाइम कभी कभी ऑफिसर मिलते थे हमारे को। तो ये रहता था या कोई VIP आप जैसा बंदा आ गया हमारे पास में, तो हम बहुत से आदमी जुड़ने की कोशिश करते थे, यार ये बंदा कॉर्पोरेशन में है, कभी काम आ जाएगा। उस टाइम में मेरी क्या सोच चलती थी, मैं आप पे क्या काम आ सकता हूँ। तो वो सोच एक अलग चलती है मेरी। आज भी मेरी वही सोच है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं उसको ये बोलता हूँ सर मैं क्या काम आ सकता हूँ, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। मतलब तो ये सोच करके चलोगे ना आप, तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हम किसी से आशा लेके चलेंगे, सर वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ मुझे ये मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा कोई चीज़, तो आपके निराशा लगेगी और आप मायूस हो जाओगे। तो इसलिए अपना आप एक ऐसा आस में मत रखो, आप किसी से आस रखो ही मत। भाई हम किसी से कम है, मेरे को ये बताइए। मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैं चोट लगने से पहले भी था, मैं पूरा पहले बता रहा आपको, खेती बाड़ी करते थे, तो मैं बॉडी मेरी पतली थी मगर मैं सारे हार्ड वर्कर में विश्वास करता था। आज भी मैं बहुत काम करता हूँ। आज मेरा माइंड है, जब मुझे चोट लगी तब भी मेरे दिमाग में यही आई थी कि कुछ भी हो जाए, दरिद्र जिंदगी नहीं जीनी है। मतलब मायूसता, बेचारा, ये शब्द नहीं होने चाहिए। सैनिक का काम होता है बेखौफ जिंदगी जीना, मतलब और दूसरों के लिए जीना। जैसे हमारे पीछे बलिदान लगता है,
ये जो वर्दी देखो आप, ये वर्दी जो पहन रखी है मैंने ना, ये वर्दी पूरे भारतवासी जितनी भी 144 करोड़, उनका एक आशीर्वाद समझो। हर आदमी को वर्दी नहीं मिलती। तो इसके लिए आपको जो तप करना पड़ता, जैसे हम पहले ऋषि मुनि तपस्या वगैरह करते थे और फिर आशीर्वाद मिलता था। शिव जी भोले ने जैसे रावण को भी आशीर्वाद दिया कि तुम सब कुछ पा सकते हो, उसके पूरे घर थे रावण के घर पे, ऊपर आते थे, तपस्या कारण आते थे ना। तो ये हमने शारीरिक मेहनत के साथ साथ हमें कोई तप भी किया हुआ, तब हमें वर्दी मिली है। हमें बहुत प्राउडनेस इसमें, क्योंकि आप हर चीज़ पा सकते हो मगर ये वर्दी नहीं पा सकते, खरीद नहीं सकते। सकते हाँ बिल्कुल, खरीद में क्यों, इसकी तो अनमोल चीज़ है ना ये तो इसलिए एक बहुत प्राउडनेस आता है कि चलो हमने, सबसे पहले तो प्राउडनेस ये आता है कि हमने इस मातृभूमि के ऊपर जन्म लिया। और दूसरा प्राउडनेस ये आता है कि ये वर्दी मुझे मिली, मतलब तो ये बड़ी एक अलग से उमंग आती है। और इसका जो खुशी मुझे मिलती है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मतलब क्योंकि एक मैं अपने आप को अपने आप भगवान को एक साक्षात नमन करता हूँ कि भगवान आपने मुझे जो साक्षात जन्म दिया था वो मेरा जन्म सार्थक हो चुका है, मतलब और दोबारा भी मेरे को मजा यही आता है कि दोबारा भी इस मातृभूमि पर जन्म दे और एक सैनिक के रूप में ही मेरी फिर से सेवा करने का मौका। वो बोलते हैं ना सर, आप पैसे देके वर्दी का कपड़ा तो खरीद सकते हो पर वर्दी का गुरूर आप नहीं खरीद सकते ना। मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ के लिए, अगर आपने देखो सही में इस वर्दी को या तो आप पहन करके अनुभव कर सकते हो या फिर उस फौजी परिवार के साथ आप जुट के अनुभव कर सकते हो। बच्चा बहन ये वो उनको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, या कोई दोस्त आपका, या उनके साथ आपने रियलिटी में सैनिकों को देखना है। जैसे मैंने बोला ना, बलिदान शब्द लिखता है, बलिदान का मतलब तो देना, मतलब निस्वार्थ। जैसे हमने बचपन से ही बोला ना कि हमारी मौत भी आ जाए तो हमें को कम नहीं है ना, कि हमें हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार। हमें पता रहता ना, फौज में जैसे मैं भी आ रहा था, जैसे मेरे पिताजी ने भी, मैंने आपको बोला था कि मृत्यु निश्चित है, ये सैनिक को पता है, कब भी आ जाएगी आपको पता नहीं है। हमारा जो जीवन रहता है एक पानी के बुलबुले के माफिक रहता है, कभी भी फूट सकता है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ठीक ठाक आ जाऊंगा और मैं या कि ये करूंगा वो करूँ। सपने अलग हैं सर, मगर साक्षात हकीकत ये भी, हम सैनिक जब भी भर्ती होते हैं, एग्रीमेंट, जैसे आपने एग्रीमेंट साइन करवाया, एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। नहीं, हमारा एग्रीमेंट क्यों साइन होता है कि हम स्वयं की इच्छा से आ रहे हैं और देश की, जैसे अभी आज बाकी आदमी कसम खाते हैं वो भूल जाते हैं चंद सेकंड के लिए, लेकिन जो हमने कसम खाई इस मातृभूमि के लिए ना, वो आखिरी सांस तक सैनिक नहीं भूलता है। आज भले ही हमारा रिटायरमेंट हो गई हो, आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि बचपन से ही जो हमने सपने देखे थे वो राष्ट्र सेवा के लिए देखे। सेवा आप लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्दी के अंदर जो अनुभव होता है, जैसे आप लगा लो अभी आप यहाँ रह रहे हो इस एरिया में, इस वातावरण के अंदर, अगर आपको सीधा बोलो कि भैया वहाँ जाना, तो आप 10 बार सोचोगे यार जाऊँ ना जाऊँ, करूँ ना करूँ। मगर सैनिक कभी नहीं सोचता, सैनिक मूव बस, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वहाँ ज़रूरत है, उधर जाना ज़रूरी है ताकि आवाम को आराम मिल सके। कितने टाइम आपकी ट्रेनिंग चली होगी सर? ट्रेनिंग तो 1 साल की रहती है, 9 महीने रहती है, बीच में 1 महीना छुट्टी रहती है और 15 दिन की एक छुट्टी रहती है। लगभग 1 साल के अंदर, तो वैसे तो 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है हमारी, लेकिन 1 साल आप पकड़ के चलिए, 1 साल तक हमारी ट्रेनिंग चलती है। मतलब पहले बेसिक 6 महीने में हमारे पास में क्या रहता है, कुछ दिन तक जो खाली एक राइफल रहती है, जो डमी राइफल जो, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रिल भी उससे से होती है, भागदौड़ भी उससे होती है। पहले हमारे को लकड़ी का डंडा दिया जाता है ताकि उससे हमको आदत पड़ जाए कैसे पकड़ना है, स्लूट ये वो उसको जो भी रहता है। तो उसके बाद में फिर हमारे को वो डमी वाली राइफल मिलती है और उसके बाद में फिर हमको ओरिजिनल राइफल मिलती है, जिससे कि हम 6 महीने बाद फायरिंग करते हैं। स्मॉल आर्म जिसको बोलते हैं, हमारे को जैसे सेल्फ लोडिंग राइफल था, SLR वगैरह था, तो वो उससे हम लोग यूज करते थे। तो उसके बाद में फिर 303 तो पहले निकल चुकी थी, पुलिस को दे दिया था। फिर सेल्फ लोडिंग राइफल आया, SLR। उसके बाद में फिर हम लोग जब जम्मू कश्मीर में थे तो हम लोगों को AK-47, 56, उसके बाद इंसास चलाने को मिला। आज कल तो बहुत वेपन आ चुके हैं, मतलब जो कि एक से बढ़ के एक है, मतलब स्नाइपर हो गया या बहुत चीज़ें आ चुकी है आजकल। तो काफ़ी अनुभव था फायरिंग करने का भी, और अच्छा कई हथियारों से फायरिंग करने का मौका मिला। कितना वेट होता होगा गन का वो सर, पुराने वाली गन्स का वैल्यू? गन वेट जैसे हमारे अलग अलग तोहफे रहती है, बड़ी बड़ी, जैसे बिफोर्स है तो काफ़ी टनों के हिसाब से रहता है। तो हमारे पास सोचिए जैसे 200-250 kg का वेट रहता था। तो हम लोग कारगिल के अंदर हमारे 3 पार्ट में खुलती थी। एक साइड में बैरल रहती है जिसका ऊपर से गोला डलता है। हमारे पास जो कारगिल के अंदर जो हमारे पास थी ना, तो 120 मोटर AM-50 जो हमारा नाम था, तो ऊपर से ही गोला डलता है और ऊपर से ही निकलता है। तो मोटर 3 पार्ट में खुलती हो, जिसका बेसमेंट और बैरल और असेंबली 3 पार्ट में खोल करके, तो तीनों पार्ट खोल करके हम लोग ऊपर चढ़ाते थे। मतलब तो हमारा रोल ये रहता था कि 90 डिग्री के अंदर, जैसे दीवार के पीछे या पार्ट के पीछे कोई बंदा बैठा हुआ ना दुश्मन, तो 90 डिग्री हम लोग फायर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग, जो आर्टिलरी बहुत बड़ी है,
तो हमारी रेजिमेंट क्या था कि रेंज है ना वो कम है, 7-8-9 किलोमीटर है। तो हम लोग बिल्कुल दुश्मन के पास में रहते हैं, हमारे पास में इन्फेंट्री रहती है, हमारे पीछे फिर 130 B4 रॉकेट पीछे रहती है, फिर बड़ी बड़ी तोपें, मतलब उनका रेंज बहुत बड़ा है। और जैसे कारगिल लड़ाई में रॉकेट वगैरह थी, तो जैसे रेडार के बारे में जल्दी पकड़ में आती है वो, क्योंकि वो फायर करेंगे तो एक के पीछे एक फायर चलता है ना, तो जल्दी उसको क्या करते थे कि जैसे फायरिंग कर दिया 5-7 राउंड भागना पड़ता था उधर। अगर वो चंद सेकंड में नहीं भागेगी ना, तो दुश्मन का रेडार इतना तगड़ा था कि वो सीधा वहीं पर फायर आए, इतना कैप्चर कर लेता था कि वो एक के पीछे एक रॉकेट छोड़ते हैं। तो आप कभी रॉकेट का फायर भी देखोगे तो एक के पीछे एक तीर की तरह चलेगा, तो वो पीछे आग छोड़ता है, और जब निकलता है तो पिकअप में जल्दी आता है। तो दुश्मन का रेडार फटाफट पकड़ता था, तो उधर ही फायरिंग आती थी। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 5-7 राउंड फायर किए, इधर से सीधा शूट, वो गाड़ी में के अंदर ही लगी रहती है, तो 40 बैरल रहती है रॉकेट, वो सीधा भागने पड़ती थी, भाग करके सीधा दूसरी जगह, चंद सेकंड बाद देखते थे वहीं पर फायरिंग आता था। तो ये कई बार अगर आप मिस हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं ऐसे, अगर कई बार आपको मिस हो गया, आप थोड़ी भी देर कर दिया आपने, तो समझो रॉकेट गई आपकी। क्योंकि कोई भी लगा ना, दुश्मन को भी इतना कमज़ोर नहीं समझे, और वो तो पाकिस्तान तो अपना भाई है, तो भाई छोटा बेटा लगाओ, भाई कुछ भी लगाओ, लेकिन मतलब एक दूसरे का ना आकर्षण रहता है ना, क्योंकि भाई कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन फिर भी युद्ध है, कब क्या कहाँ किसी साथ पलटा भारी हो जाए को बोल नहीं सकते। तो आप जब शुरुआत के दिनों में जुड़े, तब आपको लगा कि नहीं करना, ये थक गया हूँ मैं यहाँ से? नहीं, एक बार देखो विचार आया था, मतलब जब स्टार्टिंग में मैं आपको बोला ना कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मंगलवार के दिन ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, और पहला ही परेड ड्रिल का था, मतलब तो ड्रिल में जैसे ही ड्रिल में दौड़ने लगे तो पेट में दर्द हुआ। तो मैंने उस्ताद को बोला भाई पेट में दर्द हुआ, तो पहला दिन था, बोला कैसे, बोला सवेरे पेट साफ हुआ, बोले हाँ हुआ, पर क्या प्रॉब्लम पता नहीं, ठीक है वहाँ बैठ जा। पहले दिन की बात हो रहा, पहला दिन पहला ही परेड, तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठा, आज भी उस पेड़ को याद करता रहता हूँ। मैं जैसे पहले परेड के नीचे बैठा और बाकी मेरे दोस्त ड्रिल कर रहे थे, तो मैंने फिर हनुमान जी को याद किया कि भगवान आज के दिन पूजा पाठ तेरी करते हैं, और आज ही के दिन ये पहले परेड के अंदर ये होगा, 9 महीने कैसे निकलेंगे, मतलब आज ही पहले दिन ये प्रॉब्लम चल पड़ी, 9 महीने कैसे निकलेंगे, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब क्योंकि मैंने लगा, मैं बोला यहाँ बैठा हूँ पहले दिन ही, और मेरे दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा ना मेरे। तो बस वो पहला परेड में जो पेट में दर्द हुआ वो हुआ, और उसके बाद में फिर पूरी ट्रेनिंग ख़त्म किया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब बेस्ट ट्रेनिंग रहा, बिल्कुल अच्छा था। ट्रेनिंग होने के बाद में हम APTC भी रहे वहाँ पर कुछ दिन, सेंटर में जो नए रंगरूट आते हैं उनको भी हमने फिर संभाला। और कभी भी ट्रेनिंग हमेशा हार्ड रहती है, क्योंकि अगर हार्ड आपकी रहेगी ना, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, तभी निखर सकते हो आप, क्योंकि निखरेगा ना। फौजी हमारे तो, हम लोग तो ऐसे तो अब यहाँ तो बोल नहीं सकते, हम तो डंडा से चलता था। एक्चुअली में डंडा क्यों भी होता था, क्योंकि जितना भी हम लोग रगड़ते मार खाएंगे, हमारे फौजी को पता जितना भी रगड़ो उतना ही चमकेगा, मतलब जूता देखते हैं, जूता जितना भी बूट को ऐसे पॉलिश मारो, तो ऐसे फौजी के बारे में बोलते थे कि जितना इनको रगड़ोगे उतना ही चमक मारेंगे। और एक्चुअली में भी सही था, उस टाइम बड़ा दुख आता था, उस्ताद मारते थे, हम बोलते थे यार ये बड़ा कसाई है यार, ये था वो था। मगर आज हमारे को प्राउडनेस आता है, अगर उस टाइम वो पिटाई नहीं कर सकते, जैसे कारगिल जैसा युद्ध लड़ा तो हम नहीं जीत सकते थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही अगर बेसिक ही हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो बेसिक चाहे बच्चा हो अपना, चाहे हमारा सैनिक हो, बेसिक मजबूत होनी चाहिए। जैसे पेड़ को लगा लो ना, पेड़ की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी स्टार्टिंग की जड़ें थी, तो वो जड़ें मजबूत हो गई थी हमारी सेंटर के अंदर ही। उसके बाद में फिर कहीं भी टेक दो आप। कहाँ पे पहली पोस्टिंग लगी आपकी? पहली पोस्टिंग हमारी फिरोजपुर में थी, हुसैनीवाला बॉर्डर के ऊपर। ओके, हाँ। क्या रोल था आपका वहाँ पे? वहाँ पर हुसैनीवाला बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर रहता है, जैसे आप बाकी जगह भी देखते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, तो बॉर्डर के पास थे हम लोग, तो वहाँ पर देखभाल करनी थी बॉर्डर की। और दूसरी बात ये थी कि हम लोग बीच के अंदर, जैसे अभी इस मौसम में ठंडी में प्रैक्टिस करने के लिए राजस्थान वगैरह में जाते थे, मतलब मेन बेस वहाँ पर था, वहीं से हमारे बंदे जाते थे। वहीं से हम दिल्ली, जैसे जबलपुर में हमारी तोप वगैरह ख़राब हो गई, वहाँ पर जाना पड़ता था ठीक करवाने के लिए। वहाँ बेस वही है, बाकी जगह आप सब जगह जाते रहते थे। तो हम दिल्ली भी गए, बीच में जबलपुर में भी गए, राजस्थान में कई बार गए। उसके बाद जो हुसैनीवाला बॉर्डर था, वहाँ पर जो भी हमारी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर एक्टिविटी अंदर चलती रहती है। मतलब वैसे तो बोलते हैं कि फौजी का कोई टाइमिंग नहीं होता कि इतने घंटे की ड्यूटी पर। नहीं, हमारे तो ये तो दिमाग में सिविल में आती है। मैंने बोला ना आपको कि देश सेवा करनी तो फौज में आइए, अगर आपने नौकरी करनी है तो सिविल में जाइए आप, क्योंकि नौकरी सिविल में कर सकते हैं आप। सेना में तो देश सेवा है, मतलब हमारा कोई टाइम टेबल भी नहीं है कि सर ये था। वैसे टाइम टेबल है हमारा, हर 2 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होती है हमारी। खाने का टाइम टेबल है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के तो फौज चल नहीं सकती। आदमी थक जाएगा, कितना अनुशासन ही है ना चलेगा। फौज के अंदर, जो अनुशासन रूल बनाए गए हैं। आप भी देखा सिविल में भी जितना रूल रेगुलेशन रहेगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे।
अभी जहाँ रूल रेगुलेशन नहीं, जैसे अभी आपने सूरत की बात किया, अच्छाइयों के साथ साथ यहाँ बुराइयाँ भी, यहाँ सिग्नल के ऊपर कोई रुक नहीं रहा है, सब अपने आप ही घुमाते रहते हैं। तो मैं उनको बोला कि यार देखो यार, तो उसी तरह जीवन के अंदर भी अपना सोचना चाहिए। सेना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनुशासन है तो सब कुछ है। आप अंदर लगा लो, बाहर लगा लो, हमारी एक ड्रेस कोड रहता है। जैसे हम बाहर जाना है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बूट बांट ये वो बेल्ट सेट लगा करके लगना चाहिए को फौजी। ऐसा नहीं कि कैसे ही भाग लो, मतलब अपने यहाँ सिविल में देखो आप चप्पल में भी तो भाग लेते नहीं। सेना में एक डिसिप्लिन रहता है। आप शाम के टाइम हमारे मैस में जाओगे तो सनडाउन स्लिप डाउन फुल बाजू की आपकी होगी, पैंट शर्ट दबी हुई होगी आपकी, सॉक्स पहनी होंगे, जूते बंधे होंगे, हर चीज़ का डिसिप्लिन है। वह तभी जा सकते हो आप। हर बार में जाओगे, मैस में जाओगे, एक फंक्शन रहता है, उसका अलग अलग ड्रेस, अलग अलग कोड है। इसलिए हमारे मैक्सिमम गाड़ियाँ एक्सीडेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे हमारे एक गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, एक उसके साइड में को ड्राइवर बोलते हैं, जिसको कनेक्टर बोलते हैं सिविल में, एक पीछे डंडा मैन बोलते हैं, एक पीछे बंदा बैठता है। अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं लंबे, तो पीछे वाला आगे पीछे के बारे में बताएगा कि पीछे गाड़ी है, रुकना है। ये जो को ड्राइवर का काम होता है, ड्राइवर अगर अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा है स्पीड से, तो इसको ड्राइवर को नहीं बोलेंगे तुम क्यों तेज चला रहा है, इसको बोलेंगे, इसका ऑर्डर होता है कि ड्राइवर को कंट्रोल करना। क्योंकि ड्राइवर तो खुला रोड देख करके शूट मार सकता है, लेकिन जो को ड्राइवर, जो कनेक्टर रहता है, उसका बिठाया इसलिए जाता है कि कंट्रोल रहे, गाड़ी रोकेगी नहीं रास्ते में, तो प्रॉब्लम आती है तो पीछे रिकवरी रहती है। तो ये हम चलने से पहले, जैसे युद्ध भूमि में हम जाते हैं तो हम जीत के साथ में ये नहीं सोचते कि ये जीत हो जाएगी, ये करो वो करो, नहीं। तो हम ये भी सोचते हैं किसी की मृत्यु होगी तो क्या करेंगे, उसको कहाँ पर रखा जाएगा। तो हमारा पूरा रेक्टेंगल घूमता है। जाने से पहले कहीं पर भी, जैसे हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो एक पूरा बैठाए जाते हैं, पूरा डायग्राम बनता है, पूरा चार्ट बनता है, बताया जाएगा कि रास्ते में अगर ये गाड़ी खराब होगी तो इसको पिकअप कौन करेगा, इसका राशन पानी कहाँ रहेगा, ज़्यादा रिकवरी आ रही है, पीछे ये होगा। तो एक चीज़ का बनाया जाता है, रूट मैप बनाते हैं, जिस तरह लड़ाई के अंदर भी होता है। तो हमारा हर काम एक लड़ाई की तरह होता है। वैसा नहीं कि जीत के खुशी मनाओ, नहीं, बुराइयाँ भी सोचते हैं हम लोग कि सपोज करो भैया 10 आदमी चले गए, 10 के 10 ही खत्म हो गए, क्या होगा, 10वां जो लास्ट टाइम में क्या उनका क्या मैसेज देगा, या आप 10 के 10 हम ठीक ठाक आ गए हैं। तो हर चीज़ का एक रहता है। जैसे लड़ाई में भी ऐसी हुई थी, हमारी प्लाटून जाते थे 10-10 सैनिक, 12-15, तो एक ही बचता था उसमें से, कई बार वही मैसेज देता सर क्या बड़ा, वो भी लास्ट में चला जाए। तो हर चीज़ का एक अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ भी देखते थे कि भाई जीत के जश्न के साथ में अगर किसी जवान की कैजुअलिटी हो जाती है, इसको कहाँ रखा जाएगा, कौन इसको लेके आएगा, कहाँ पर इसको हम रख करके देखभाल करेंगे, कहाँ सेफ रहेगा। तो पूरा एक डाटा बनता है। तो भाग बांट दिए जाते हैं कि भाई ये जवान अगर कैजुअलिटी होकर आएंगे तो वहाँ रखे जाएंगे, इसको तुम लोग घर पर लेके जाओगे, तुम सलामी दोगे, इसके परिवार को तुम कांटेक्ट करोगे, क्योंकि लड़ाई वाले तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो वहाँ से जो भी डेड बॉडी आएगी तो ये हिस्से बांटे गए थे लड़ाई में भी। कितना मुश्किल है फैमिली को बताना कि आपके घर का बंदा शहीद देखो हो गया। सर, मतलब मुश्किल तो, हम तो लड़ाई में तो पता ही नहीं था कि बच्चों को कि हम लड़ाई में हैं क्या, क्योंकि वहाँ तो बताने का मौका ही नहीं था। चिट्ठी चाठी कोई मतलब नहीं था, चिट्ठी तो लिख नहीं सकते थे। कभी कभी सैटेलाइट फ़ोन आता था, वो भी आपको किसी किसी के पास फ़ोन होते थे गाँव में, तो 3 बार डायलिंग करने का मौका मिलता था। जब ब्रेक हो गया बीच में, सपोज करो हमने भाई जैसे तलोलिंग के ऊपर फतेह हासिल किया, तो तलोलिंग की फतेह हासिल करने के बाद में हमारे को ब्रेक मिला। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप नीचे आ जाओ, ब्रेक मतलब आप 2 दिन के लिए ये तलोलिंग के ऊपर हो गया, तलोलिंग के ऊपर अपनी फौज पहुंच गई है, तब दूसरी पोस्ट के लिए दूसरी बटालियन को भेजा, तब तक आप आराम करिए, अपनी तोप ताप को साफ करो, अम्युनिशन रेडी रखो, दूसरी पोस्ट पर लड़ाई लड़ने के लिए। उस दौरान सैटेलाइट फ़ोन आते थे, तो एक नंबर डायल करने के लिए 3 बार डायलिंग कर सकते थे आप। जैसे नंबर डायल किया, टुक 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 टुक, सैटेलाइट से अगर आपको घंटी बज गई, कई बार तो एक्सचेंज में घंटी बजती रहती थी, तो किसी पड़ोसी को घंटी बज गई तो उसको ये नहीं बोल सकते थे कि हम युद्ध भूमि में ये थी, नहीं भाई आप लोग कैसे हो कैसे नहीं थे, या घर से बुलाते थे बंदे को, या यही बताना होता था भाई हम ठीक ठाक से हैं, आप लोग सब ठीक ठाक हो, बस। बाकी ऐसा नहीं कि हम तो युद्ध भूमि में ये था। हाँ, न्यूज़ में आप देख रहे हो तो दूसरी बात है, वरना हमने तो पता भी नहीं था कि न्यूज़ वगैरह खबर, क्योंकि हम तो सीधा ऊपर थे ना। अब जैसे हम लोग 8 से 10 हज़ार की हाइट पर, स्टार्टिंग के ऊपर हम लोग तलोलिंग के ऊपर थे, तो 8 से 10 हज़ार हाइट के ऊपर लगे हुए, नीचे क्या चल रहा है हमको तो पता ही नहीं है। तो वो कभी कभी मौका मिला कई आदमियों को बात करने का, लड़ाई के दौरान हमको तो मौका नहीं मिला बात करने का, मगर लड़ाई ख़त्म होने के बाद हमने स्टडी में बातचीत किया, भाई हम ठीक ठाक से, तब भी हमने ये नहीं बताया कि हम लड़ाई में थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना हम किसी को, कहाँ पे हो आप। हाँ, क्योंकि फिर वो गलत हो जाता ना भाई, घर वाले। अभी जैसे हमारे को सिखाया जाता, सपोज करो अभी हम कहीं एक्सरसाइज में जा रहे हैं, अभी हमारे पास में आप जैसा बंदा आया, सर इंटरनेट लगाना है, तो मैडम बोलेगी भाई साहब, भाई सब आदमी तो राजस्थान में गए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन पता चल गई, या दूध वाला आएगा। तो हमारे सिखाया जाता है घर में, फैमिली में। ऐसा नहीं कि हमारी फैमिली बोलते भाई साहब कल से 1 लीटर दूध कर देना, तो दूध वाला बोलेगा मैडम क्यों, बाकी आदमी तो उधर राजस्थान में गए हुए ना, तो यानी दूध वाले को पता चल जाएगा नीचे रियर में कोई नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे को बताया जाता है कि भाई बापू के बंदर बनो,
मुंह बंद रखो, हम्म, बाज की तरह निगाह रखो आप, अपने कई बार बातों बातों में निकल जाता है ना। तो ये भी चीज़ें हमको बेसिक में सिखाई जाती है कि आपको बंदा कैसे कर रहा है, कैसे दोस्ती बढ़ाएगा, ट्रेन में जा रहे हो तो कैसे बंदा आपसे नज़दीक आने की कोशिश करेगा, जो सोर्सेज रहते हैं। तो ये हमको बेसिक सिखाई जाती है ट्रेनिंग में कि अपनी फैमिली को बता के रखना आपने, क्योंकि बातों बातों में क्या होगा, जैसे हमने बोल दिया हम तो कल राजस्थान जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अगले दिन दूध वाला आएगा तो मैडम तो हमारी यही बोल देगी ना कि भाई साहब 1 लीटर दूध देना। वो बोलेगा क्यों देना मैडम? अरे भाई साहब वो तो राजस्थान में चले गए। क्या पता वो स्पाई भी हो सकते हैं। हाँ, तो हर चीज़ को हम बोले ना कि शक की नज़र से देखना हमने, तो इसलिए मैक्सिमम बातें घर पर होती नहीं है फौज के बारे में कि भैया ये, हाँ जब चले गए तब पता चलता है कि हाँ भाई कहाँ जा रहे, उधर जा रहे हैं, तो जाने वाला पता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम परसों ये जा रहे पर नहीं। जो सेना की बात है वो सिर्फ हम लोग और जो भी सैनिक वही रखेंगे। परिवार बाद में आता है हमारा, परिवार को भी हम शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि शक की नज़र से देखते हैं कि भाई वो भले ही गलत काम ना करें, लेकिन क्या होता है बातों बातों में बोल जाते हो। बोल दिया। अब उनको नहीं पता कि हमारी ये छोटी चीज़ बोली हुई इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच सकती है, और कितने लोगों की लाइफ डेंजर कितने में जा लोग सकती डेंजर है। हो सकता है ना, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसे ही होता है। अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम लोग से ऑप्स में थे जम्मू कश्मीर में, तो अर्ली मॉर्निंग अटैक करते थे हम लोग। ये दुश्मन भी अटैक कब करेगा? जब आप नींद से उठ रहे हो, कोई बंदे के हाथों में बुर्श रहता है, कोई बंदे के हाथों में टॉयलेट का डब्बा रहता है, वहाँ तो ऐसे तो है नहीं कि वे शौचालय तो दाएं बाएं जाते हैं, तो तितर बितर बंदे रहते हैं। कोई बंदा उस समय से उठ ही रहा होता है, कोई दाढ़ी बना रहा होता है। दुश्मन एनिमी उसी टाइम अटैक करता है, वो आपको ऑब्जर्वेशन करता रहता है। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, जैसे आप है, हाँ भाई ये बंदा उठ के सवेरे क्या करता है, दूसरा बंदा ये उठ के क्या करता है, अच्छा इनको ये जो कुक है ये किसको चाय दे के आता है, मतलब हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करता रहता है। वो इंतजार करते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो एक माइनस पॉइंट देखते हैं कि हाँ अभी ये लोग, जैसे अभी एक बटालियन नई गई है, पुरानी बटालियन चली गई है, तो पुरानी बटालियन वाले बता के जाते हैं, कुछ दिन ट्रेनिंग देते हैं हमारे को कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे एरिया है, यहाँ पर इनसे बच के रहना, यहाँ स्टडी रहना। कुछ दिन बाद में वो देखते हैं कि यार इधर तो कोई आतंकवादी नहीं आएगा, और वो आतंकवादी इंतजार करते रहते हैं, सालों में निकाल देते हैं। आपको क्या पता साल भर में एक ही बार अटैक करे, वो दिन देखते रहते हैं कि कब ये बंदा लूज होगा और कब अटैक करेंगे। ये जो अटैक होते हैं आपस में, हम भी अटैक उसी टाइम करते हैं, हम भी ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि कब इनके ऊपर अटैक करना है इनको। कई बार तो जैसे अभी हम लोग थे, बर्फ़ गिरी हुई है, हमारे पास बाइनोकुलर, नाइट बाइनोकुलर एक ही है, आधी नए थे हम लोग, आधी फौज इधर आधी फौज इधर, दोनों सेफ के गार्डनों में है। इधर वालों के पास बाइनोकुलर है। अभी हमने बाइनोकुलर से देख लिया तो आतंकवादी बीच में जा रहे हैं 7-8 दिख रहे हैं आपको, सरेआम दिख रहे हैं भाई, यहाँ जैसे अपने बीच में से जा रहे हैं, तो हम चाह करके कुछ नहीं कर सके। जब चले गए तो इधर वालों ने बोला क्यों ऑर्डर नहीं दिया शूट का, ये था वो था, उस टाइम इशारा रहता, ऐसे इशारा रहता था, मतलब 2-2 आदमी रहते थे, तो 10 आदमी इधर 10 आदमी उधर है, लेकिन हम लोगों ने जाने दिया। तो बाद में डिसीजन लिया, अभी क्यों नहीं लिया, तो ये वाले गुस्से हो गए, क्यों नहीं बोला आप लोगों ने, ये था होता। अभी आतंकवादी वहाँ क्या करते हैं, जैसे सपोज को आतंकवादी आगे भाग रहा है और हम पीछे भाग रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग हमको देखा ना खुद सामने, तो क्या करेगा, AK-47 पीछे करेगा, वो भाग रहा है और पीछे दर गोली चला के भाग रहा है, मतलब वो लगी नहीं तो नहीं लगी, उसको तो भागना है ना। तो हम नए थे ना, तो हमको भी ये था कि भाई अगर ये आतंकवादी निकल के चले जाएंगे और अंधेरे के अंदर हमको थोड़ी पता चलता बाजू वाला में आतंकवादी फायर कर रहा है या हम कर रहे हैं, और बाइनोकुलर से आप कब तक देखोगे? जब एक बार फायरिंग शुरू होगी ना, आतंकवादी भाग जाते तो हम आपस में ही क्रॉस फायरिंग मर जाते ना। हमको थोड़ी पता चलता था कि वो सोचते वो आतंकवादी, वो सोचते वो दिखेगा तो नहीं, कुछ दिखेगा तो कुछ है नहीं रात को। तो इसलिए फिर उनको समझाया गया कि कोई बात नहीं, जो चले गए ना, इससे हमने शिक्षा लेनी है कि एक ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, 1-2 दिन में इधर दाएं बाएं रहेंगे। फिर हमने सर्चिंग करके उनको ठोक दिया, आज उसको जाने दिया। हाँ, मतलब वो तो कहाँ तक जाएगा बंदा, वो सोर्सेज हमारे भी थे ना, मतलब कुछ जैसे मैं खुद, हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग था, तो मैं कश्मीरी वेशभूषा में रहता था, उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह खाना पीना, उनके शादी ब्याह में भी जाते थे हम लोग। जो और आप मानोगे जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ, लेकिन उनके घर पर शादी ब्याह में ऐसे स्टडी में रहना पड़ता था। हमारा दूसरा साथी हमारा अशोक पाटिल सर था, प्रोटेक्शन हमारे पास में रहती थी। 1-2 जो सिलेंडर किए हुए जो आतंकवादी थे वो हमारे साथ में रहते थे, और हम लोगों ने दाढ़ी दूढ़ी बना के रखी हुई थी। जैसे मेरा नाम फ्याज था, तो उसी वेशभूषा में रहते थे, उन्हीं के कपड़े पहनने, पठानी वगैरह, और बिल्कुल देसी टाइप में रहना, ऐसे ही बाल बुल बढ़ा करके, मतलब फौजी नहीं लगनी चाहिए, मतलब कश्मीरी पूरा लगना चाहिए। और लगे भी थे हम लोग पूरा, क्योंकि इसके लिए मैंने 2 महीने कोर्स भी किया था कश्मीरी लैंग्वेज का, और 2 महीने जनता को सिखाया भी था। लेकिन उसमें क्या रहता था, हमारे प्रोटेक्शन पीछे में रहती थी, तो हम लोग जैसे वहाँ बोलते थे भाई इनका ये नेता आएगा, जैसे किसी की डेथ हो गई है तो वो नेता फिर उनको उसके ऊपर आता था ना, डेड बॉडी के ऊपर, तो वो ध्यान में रहते थे कब आएगा, ये आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो हम लोग उसी वेशभूषा में बैठे रहते थे, मतलब उनके साथ में आना जाना।
उनको लगता था यहाँ पे जैसे भी यहाँ पर कोई बंदा रह रहा है तो वो लगता है कि भाई गुजराती ही है बंदा, लेकिन बैकग्राउंड पता था कहाँ का है। उसी तरह जब हम रहते थे तो हम कम बोलते थे, हम उतना ही बोलते थे जैसे आपने बोले केम छो, भाई एक ही शब्द हमारे को अगला पकड़ेगा नहीं, यार ये तो बंदा दूसरा है। तो उस तरह हम लोग जितना शब्द होता था उतना गिने चुने बोलते थे, बाकी सुनते थे हम लोग ज़्यादा। और जो हमारे साथ सोर्सेज रहते थे, जो आतंकवादियों ने सिलेंडर किया हुआ था, उनसे ऑब्जर्वेशन करते थे, समझते थे हम लोग क्या बोल रहा है बंदा, क्या करेगा। तो वो बोलता था कि भाई जैसे उसकी डेथ होगी तो वो फलाना कमांडर आएगा, तो हम उसी के इंतजार में बैठ रहते थे कि कब आएगा, ये उसकी अंतिम विधि पाएगा। कितना भी टाइम लग सकता कितना भी टाइम लग सकता था। वो रात को आते थे, कभी कोई 3 बजे आके चला गया, कहीं कोई हम मिस भी होते थे, जैसे हमारे से गांव कोई दूर है और हमको पता चल गया भाई वो एक हमने उसको उड़ाया है तो वो कमांडर जरूर आएगा उसके घर पे, तो कभी कभी आके भी चले जाते थे। जब बंदा तब तक हम पता चलता तब तक वो भाग जाते थे बंदे, क्योंकि वो लोकल थे ना और हमारे लिए पॉसिबल नहीं था इतना। और सेना में एक भी दिक्कत ये भी आती थी कभी कभी, जैसे जब तक हमारे को उस एरिया का पता चलता है बेखौफ, तब तक हमारी पोस्टिंग आ जाती है 2 साल में, दूसरी सेना आ जाती है। वो भी है, जैसे हम लोग 2 की जगह 3 साल भी रहे वहाँ पर तो और कैप्चर हो सकता है हमारा एरिया, लेकिन इतने दिन हम सेना को रख भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर माहौल अलग रहता है। सैनिकों को देखना भी है, ऑक्सीजन की कमी देखनी है, एरिया देखना पड़ता है, तो इसलिए बदली करनी पड़ते हैं सैनिक। अब जब कश्मीर में पोस्टिंग थी आपकी, न्यूज़ चैनल में ज़्यादातर दिखाया जाता है कि कश्मीर में स्टोन फिटिंग होती रहती थी, सारी चीज़ें, पत्थर फेंकते थे, ये करते थे। सही मायने में 100% ऐसा लगता है कि 100% कश्मीरी जो है वो पूरा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं? नहीं, सभी नहीं करते। अगर एक्चुअली में अगर जैसे हमने जो देखा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हमने अगर देखा है उस चीज़ को तो उनसे पूछा जाए ना, हमारे को मतलब कि अपने को पूछा जाए ना, उनसे पूछा, अभी दोनों साइड में पिस जाते हैं बंदे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा, सब आदमी देखो 5 उंगली के बराबर यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच के ऊपर बनतर है। यही एक बंदूक उठा लेता है यूपी में तो हम क्या बोलेंगे, गुंडा है। और वही नौजवान अगर जम्मू कश्मीर में बंदूक उठा लेता है तो आतंकवादी है। तो हमारी सोच में भी अंतर है कि नहीं अंतर है? सोच में फ़र्क है। नहीं तो आप बताइए, यहाँ पर किसी ने फायरिंग कर दिया, हम बोले 4 गुंडे आए थे, उन्होंने फायरिंग कर दिया पुलिस के ऊपर या बम फोड़ दिया, क्या हो गए, गुंडे हो गए। वहीं पर ये कार्रवाई होती, आतंकवादी हो गए वो। एक तो अपनी सोच के ऊपर भी है ना, सोच हमने भी थोड़ी बदली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सभी आदमी वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, उनकी भी युवा हैं, ब्रेन वॉश हो जाती है, हिंदू मुसलमान के ऊपर लगा लो, बचपन में लगा लो। ये चीज़ें जो आप बोल रही है हकीकत हुई है। जैसे हमारे पास बंदूक होते हुए हम लोग उनको नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हम लोगों को बोला ना कि सैनिक को इतनी एक सहन शक्ति दी हुई है, भगवान का रूप क्यों बोलते हैं सैनिक को। उसके ऊपर जैसे भी आग, हवा, पानी कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप को कभी भी असमर्थ नहीं समझता एक तो, और वो समझता है कि यही हमारे, देखो अगर वो पत्थर मार रहे हैं और जब बाढ़ आ जाती है तो वही सैनिक उनको कंधे पे उठा करके बचाते हैं। और हमारे पास बंदूकें होते हुए भी हम लोग उनको फायर नहीं कर सकते। अब यहाँ सिविल में देख लो, एक दूसरे को आप हाथ उठा के दिखा दो, 2 मिनट में बंदा तोड़फोड़ कर देगा। तो हमको ये संयम भी सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं कि भाई हर आदमी हमारा दुश्मन, उसको प्रेम से भी लेते हैं हम लोग कि भाई कोई बात नहीं कि बच्चे की ब्रेन वॉश हो रही है, इसको हमारे कोई हक नहीं किसी को मारने का, मतलब तो उसको पहले समझाते हैं प्रेम से। बिल्कुल मजबूरी हो जाती है आमने सामने, तब तो मौत निश्चित है क्योंकि भाई वो अपने देश के लिए घातक हो रहा है, मगर जितना कोशिश होती है समझाने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई बंदा कुछ बातों से बरगला गया है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसको प्रेम से उसके परिवार को उसको बैठा करके समझाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आतंकवादी हमारे को मिलते थे, हम उसको मौका देते हैं सिलेंडर, जैसे भाई हाँ भाई भट्ट है, फारूक बेटा तुम अपने आप को सिलेंडर कर दो, तुम्हारे को कुछ भी नहीं करेंगे। जिसने सिलेंडर कर दिया आज वो जिंदा भी है बंदे। अच्छा, कुछ बंदों को सिलेंडर कर दिया तो आतंकवादियों ने मार दिया कि भाई तूने सिलेंडर क्यों किया। और ये हकीकत थी पहले, अभी कि भाई वो पत्थर मारते थे ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सभी बराबर नहीं। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो आज भी बेखौफ सेना का सम्मान करते हैं, सेना के साथ में हैं। कुछ बंदे हैं जो आजकल हिंदू मुसलमान में रहते हैं। तो वो चीज़ों को लिए हमको तो देखो सैनिक, हम तो वसुदेव कुटुंबकम पूरा भारतवर्ष अपना है। सेना में तो ये चलता नहीं है कि तुम कौन है मैं कौन हूँ, ये थी, हमको तो सबको देखना पड़ता है। वहाँ पर भी हमारे जो मुस्लिम साथी रहते थे वो भी तो साथ में हमारे फायरिंग करते थे। देखो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है, जो भी देश के साथ गलत कर रहा है वो गलत है, वो गद्दार है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कास्ट का हो। कास्टिंग फौज में तो चलता ही नहीं है हमारा एक ही कास्ट चलता है, हम सैनिक हैं, हिंदुस्तानी हैं। और राष्ट्र की जो हमारी धरोहर है, राष्ट्र की आन बान शान जो तिरंगा है, हम उसको नमन करते हैं। वहाँ पर एक ही लॉ चलता है, बस इस राष्ट्र के तिरंगे के ऊपर कोई आंच ना आए। वहाँ पर कभी भी कोई नहीं बोलता है कि यार ये तुम गुजराती है, तुम बंगाली है, तुम हरियाणा वाला, नहीं। हमारा एक ही फोकस रहता है, इस राष्ट्र की आन बान शान जो हमारा तिरंगा है, और उसी को देके चलते रहते हैं। क्योंकि रूल और लॉ जो बने हुए भारतीय सेना के अंदर वो बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर सिविलियन भी उसको सीखा जाए ना, तो घर में भी लगा लो आप, जहाँ पर
लॉ ऑर्डर रहेगा, जहाँ पर ये चीज़ें नियम रहेंगे, वहाँ पर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे सेना में कहा जाता है 10 बजे के बाद में लाइट ऑफ हो जाती है, घर में हम लोग 12-1 बजे तक खाना खाते हैं, सवेरे 11-12 बजे तक उठते हैं। तो वो चीज़ें नियम नहीं रहेंगे तो फिर बीमारियाँ फैलेगी। तो सेना मेरा अर्ली मॉर्निंग उठती है, 5 बजे वॉकिंग करती है, दौड़ लगाती है। सेना में कभी नहीं बोल सकते जैसे अब यहाँ बोल देते मेरी तो 50 साल उम्र हो गई जी, मेरी 55 हो गई। सैनिक हमेशा जवान रहता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। उम्र से फर्क नहीं पड़ता, उम्र से फर्क कैसे पड़ेगा? इसीलिए जवान बोलते हैं उसको। जवान इसलिए तो बोलते हैं, फिटनेस बहुत भरपूर रहती है, और सेना में फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप अनफिट हो तो सेना के काबिल नहीं हो आप। एक थ्रेट हो आप सेना के लिए भी। सेना के थ्रेट क्यों नहीं हो सकता? फिट रहना ही सब कुछ है ना, फिटनेस के ऊपर सेना चलती है। आप फिट नहीं तो आप सेना के काबिल ही नहीं हो ना, कैसे करोगे आप? इसलिए तो आप देखिए सैनिक आदमी कभी देखे आप लोगों ने बीमार होते हुए? नहीं। क्यों नहीं बीमार होते वो? क्योंकि एक तो माइंड फ्रेश करते हैं, वो समर्पित रहते हैं किसी न किसी को, मन में कि लक्ष्य रखते हैं कि नहीं हमने ये काम करना है, निस्वार्थ करना है। सिविल में हमारे को दिमाग में घुसा रहता नहीं यार उस नेता से मिल लेते, उस अभिनेता से मिल लेते, हमको ये फायदा हो जाएगा, मेरा बच्चा भर्ती हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। हम कभी भी नहीं सोचते, हम सोचते राष्ट्र मेरा कैसे रहेगा बस। राष्ट्र को अगर हम समर्पित रहते हैं तो सब कुछ ऊपर वाला करता है। तो राष्ट्र को जैसे समर्पित हो जाए ना तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी मतलब। और हम लोग यहाँ पर क्या होता है, हम मैं हो जाते हैं और सैनिक में हम हो जाते हैं। हम लोग अपने बोलते हैं मेरा ये बंगला है, मेरा ये, मैं ही बोलते ना। सैनिक कभी नहीं बोलेगा, सैनिक बोलेगा हम, हमारा ये। जैसे हम लोग हम साला मतलब हम हैं, दूसरे को नहीं बोल रहे ना हम, तू तरह किसी बात नहीं होती है, रिस्पेक्टेड बात रहती है। और हर चीज़ के ऊपर देश रहता है सर्वप्रथम हमारे। बीवी बच्चे हमारे बाद में आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ देश की काम चल रहा है और बीवी बच्चे बोल दीजिए बर्थडे मनाना, ये मनाना, कुछ भी हो जाए। जैसे हम सैनिक भी रहते हैं तो हमको पता रहता नहीं हमारे बच्चे का बर्थडे कब आएगा, कब हम शामिल होंगे, नहीं कुछ भी नहीं रहता है। और हमको ये मन में भी नहीं आती है, आत्मग्लानि भी नहीं होती है, क्योंकि हम एक ऐसी ड्यूटी पर हैं कि हम सोचते हैं यार हमारे बच्चे के बजाय हज़ारों बच्चों का बर्थडे खुशी से मने अगर हम यहाँ पर हैं तो। वो दिमाग में रहती है, ऐसा नहीं रहता वो। क्योंकि वही तो बोल रहा हूँ कि सेना जो सोचती है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेना। मतलब सेना इस देश की ऑक्सीजन है। जिस दिन आप एहसास करिए, जैसे घर के मुखिया आप हो, अगर कुछ खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो बाकी वालों को तो बिखर जाएगी फैमिली। उसी तरह अगर हम लोग एक वैल्यू समझे ना सेना की क्या है, तो सेना एक ऑक्सीजन है। कोविड में आपने देखा ना, जिस दिन ये ऑक्सीजन बंद हो गई थी, हमारे त्राइम करना पड़ा था, तब भारतीय सेना ने आकर के ही ऑक्सीजन की कमी पूरी किया था ना। उसी तरह आज भी जहाँ सरहदों के ऊपर हैं, आप ऐसी जगह कोई चीज़ नहीं मिलेगी जहाँ पर सैनिक ना हो। तभी तो हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसकी एक हमको वैल्यू समझनी चाहिए कि नहीं, ये जो जिस तरह पेड़ हमारे को निस्वार्थ ऑक्सीजन देते हैं, उसी तरह हम सैनिक हैं। हम एक बहती नदी के माफिक हैं, जहाँ भी जाएंगे अपना प्रभाव छोड़ के जाएंगे। इसलिए हम अब नदी की और सैनिक की परिभाषा में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नदी देती रहती है। समुद्र लेता है इसलिए वो कड़वा है। खारा क्यों है समुद्र? क्योंकि वो लेता रहता है हमारे को। समाज में भी ऐसा है, आप किसी से कुछ लेते रहोगे तो जनता दूरियां करती रहेगी आपको। आपने जैसे थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, आप कुछ दोगे तो जय जयकार करती रहेगी जनता। तो उसी तरह हम सैनिक एक नदी के वाफिक है, जहाँ भी जाएंगे एक प्रभाव छोड़ के जाएंगे, एक कुछ न कुछ दे के जाएंगे। मतलब समुद्र की तरह नहीं बनेंगे कि ले जनता के साथ कड़वा नहीं होंगे, मतलब वापस दे दो, नहीं, हम तो देना काम है। मतलब 1991 में आप 1991 में आप थे फौज में? 99 में ना। हाँ 99 का कारगिल का तो युद्ध 99 में हुआ ना। नहीं 1991 91 नहीं 3 साल बाद भर्ती हुआ था। 91 में आप फौज में नहीं थे? 93 से शुरू किया मैंने। ओके। और 94 में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। 95 में मैं रेजिमेंट में पहुंच गया था। और उसके बाद में फिर 12 साल बाद मेरे को चोट लगने के बाद रिटायरमेंट। पहली लड़ाई कौन सी लड़ी आपने? ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर। क्या हुआ? आतंकवादियों के साथ में जो आप मुठभेड़ बोल रहे थे, तो वहाँ पर हमारा उड़ी सेक्टर के अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। अपने उड़ी का नाम बारामूला न्यूज़ में आता ही रहता है ना। तो बारामूला के अंदर एक तालुका है पट्टन। तो वहाँ पर हमारे निहालपुरा, सागरी भटपुरा, जीरन में हमारा हेडक्वार्टर था। और ये तंगमार्ग, गुलमार्ग जो आप सुनते हो, तो यहाँ पर हमारे पूरी बटालियन को बांटा हुआ था। तो पहली बार हम लोगों ने बर्फ़ देखने को मौका मिला, तो हम तो बड़े उत्साह में थे कि भाई कश्मीर की कली में देखा था हम लोगों ने, बर्फ के गोले बना के मारेंगे। एक्चुअली जो आपने बोला वही था, मन में ये उमंग भी थी कि चलो भाई एक कश्मीर को देखेंगे, एक मज़ा आएगा। मगर बीच बीच में पहली बार वो टनल को देखा, जुहार टनल को, बनिहाल वगैरह में पहली बार, कश्मीर में कदम पहली बार रखा था। उस टाइम चरम सीमा पे थे ये आतंकवाद, मतलब 90 के बाद में ना। तो जैसे हम गए तो हमारे उस्ताद थे खेमराज राणा सर, हनुमान सर और हमारे सुभाष सर,
उन्होंने बोला बेटा हमारा यहाँ रोल है ना घूमने फिरने का नहीं है, हम तो उन आतंकवादियों को नाश करना जो हमारे स्वर्ग जैसे कश्मीर को सर्वनाश कर रहे हैं। तब फिर हम लोगों को अपनी जवाबदारी समझी। तो वहाँ जो पहले वाली फौज थी उन्होंने 2 महीने तक हमको ट्रेनिंग दिया कि भाई कैसे यहाँ रुकना है कैसे, क्योंकि वहाँ पर हमारे को एक गाँव अंडर में दे दिए जाते थे। बहुत सेंसिटिव एरिया है वो। हाँ, मतलब गाँव उधर अलग अलग, घर इधर है घर उधर है। और दिन में हम लोग क्या काम करते थे कि जो आप लोग घूमने फिरने जाते हो तो देखो साइडों में फौजी खड़े रहते हैं, आरओपी बोलते हैं, रोड ओपनिंग पोस्ट बोलते हैं इनको। तो वो जो साइड में फौजी खड़े रहते हैं जिससे किसी को हादसा ना हो, कोई आईडी ना हो, तो सवेरे वो चेकिंग करके हम लोग अपनी ड्यूटियों में पहुंच जाते थे। वो एरिया बांटा रहता है भाई, हमारी फौज के अंदर, हमारी बटालियन के अंदर वहाँ से वहाँ का एरिया है। उस गांव का एरिया रात को कवर करते थे, दिन में हम लोग यहाँ पर ये रोड का काम करते थे। तो वहाँ हमको मौका मिला ये काम करते करते। तो पुरानी फौज तो चली गई थी, वहाँ पर एक हिंदुओं का गाँव था बेवा गाँव था। तो उसके अंदर हमको दिन में भी जाना पड़ता था, वहाँ पर परमानेंट पुलिस चौकी थी, सरदार भी थे वहाँ पर। तो रात को भी जाते थे हम लोग 2 बार पेट्रोलिंग वहाँ पर। तो वहीं पर मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला, जैसे मैंने बताया था। 2 महीने कोर्स किया, 2 महीने सिखाया। फिर रेजिमेंट के खुफिया विभाग में मैंने एक कश्मीरी वेशभूषा में रह करके 8 महीने तक नौकरी किया। तो वहाँ पर भी काफ़ी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है हमारी। मगर जो ऑपरेशन रक्षक में हम लोग काफ़ी दिन से, जैसे हम लोग खुफिया विभाग में थे रेजिमेंट के, तो काफ़ी दिन जब भी हम जाते तो चुटमुट ये उधर फायरिंग करके भाग गया, उधर फायरिंग करके भाग गया। हमारे एरिया में आतंकवादी फायरिंग करके भाग जाते। तो सीओ साहब का प्रेशर हमारे ऊपर था, सीओ साहब के पास ऊपर से प्रेशर था। तो सीओ साहब बोलते थे यार जब भी हम जाते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो हम जब भी टिप मिलती, सीओ मतलब कमांडिंग अफसर। ओके। तो कमांडिंग अफसर बोलता यार ऐसे क्यों, हमारे एरिया में ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब तुम्हारे क्या सोर्सेज कम तो नहीं हुए थे। मगर वो मिल नहीं रहे। जैसे हमको पता चले ये बंदा यहाँ फायरिंग करके भाग गया, हम जैसे वहाँ पहुँचते हमारे पहले से ही आतंकवादी भाग जाते। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग चेंज किया कि सारा ऐसे क्यों हो रहा है, जब भी हम जाते हैं हमारे पहले से भाग जाते हैं। तो हमारी फौजी खाड़ी देख के भाग जाते थे। तो हमने दिन में टिप मिली कि सर वहाँ आतंकवादी उस गाँव में, दरगांव के अंदर एक गाँव है दरगांव। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लानिंग चेंज किया। हमने साहब को बताया साहब ऐसे ऐसे बात है, शिव साहब को क्या हो सकता है, साहब फौजी गाड़ी में नहीं चलेंगे अभी। तो बोला कैसे चलेंगे, साहब सिविल गाड़ी में चलेंगे। तो हम लोग वहाँ से बीच में तो थे ही रोड पे, तो टीसीपी लगा रखी थी हमने हमारी। तो जो भी वहाँ से बस आए सिविल की, मारा इसकी जैसे अपना एसटी बस जो आती है, तो वहाँ जम्मू कश्मीर की जो भी बस आती थी हम उनको रोकते, सवारियों को उतार के तुम अपने अपने जाओ, या तो दूसरे साधन में भेजते। और बस का ड्राइवर वही था। तो हमने 4-5 बसों को हायरिंग कर दिया। तो जैसे 4-5 बसों को हायरिंग किया, उनको नहीं बता के हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उन बसों को हमने बुलेट प्रूफ लगाया सबने, सीटों के ऊपर फौजी आदमी लेट गए और मूव उस गांव को कैप्चर करना है। तो हमने चारों तरफ से उस गांव को, 4-5 बसें थी, चारों तरफ से उस गांव को कैप्चर कर लिया। तो गांव वालों को लगा भाई ये सिविल की बस आ रही है, उनको तो दिमाग में भी नहीं होगा इसमें फौजी, उनको मतलब ही नहीं ना, उनको ये डाउट ही नहीं कि भाई इसके अंदर फौजी आदमी है। तो हम पूरे सीटों पर लेटे हुए थे, ड्राइवर उन्हीं का था, लोकल ड्राइवर। और आगे जो हम बाद में लेटे हुए थे तो उसको बता दिया चल भाई ये ड्राइवर क्या करेगा, बंदा ऐसे नीचे बैठा हुआ आगे सीट पर कनेक्टर पे, तो उसको इशारा कर चल भाई उस गाँव में चलना है। तो वहाँ के बंदों को हिंदी वगैरह भी तो आती है, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे उसको कैप्चर किया और बस वाले को बोला मूव तू, और हमने चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया दिन के अंदर ही। तो हम लोग वहाँ का हर बार क्या करते थे, अर्ली मॉर्निंग में हम लोग क्या करते थे, 4 बजे 3 बजे 5 बजे के आसपास गांव को कैप्चर करते थे, कॉर्डन करते थे। कॉर्डन करके सर्चिंग शुरू कर देते थे। बाहर से फौज लगी हुई है, अंदर 4-5 बंदे जाते थे, 3 बंदे 2 बंदे 5 बंदे, वो हर घर को चेक करते करते और मस्जिद में भेजते थे सब बंदों को, क्योंकि सब आदमी भाई घर से खाली करके मस्जिद में जाओ। तो एक साइड से हमने हर बार ये शुरू किया, दिन में शुरू करना था, तो रात का दिन का अंतर था। तो हम लोगों ने दिन में पूरी टीम कैप्चर कर लिया, 3-4 आदमी अंदर भेज दिए। वो हर घर को चेक करते करते आगे और कुछ नहीं मिला। तो सीओ साहब भी पहुंच के वायरलेस पे बात किया, सीओ साहब वहाँ थे। बोला ब्लडी क्या भाई अभी भी खाली खोखा, मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। हमने बोला साहब इन्फॉर्मेशन तो पक्की है, तो क्या हुआ देखते हैं अभी। तो आखिर में एक घर बच गया, वो घर था मास्टर जी का, टीचर्स, उसका बेटा पुलिस में, और हमारे कैंप के अंदर आना जाना, जेएन के पुलिस में उनका बेटा, जेएन के पुलिस में उनका बेटा, खुद वो टीचर। और आप यहाँ पर एक बात रखने योग्य है कि हम अपने बाप पर विश्वास नहीं करते हैं। तो बंदों ने बोला यार ये तो टीचर है, टीचर कश्मीरी में बोल रहा साहब यहाँ कुछ नहीं है। हमारे जो अंदर टीम गई थी, बोला मास्टर जी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप तो अपने आदमी हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। बोला नहीं साहब, बोला ये दिखा तो देखा, नीचे कुछ भी नहीं था, एक्चुअली में कुछ भी नहीं था। तो बड़े मायूस हुए ये, फिर जोर से बोला साहब मैंने बोला था ना कुछ भी नहीं है। तो ये सिग्नल पहुँचा रहा था आतंकवादियों तक। तो सीओ साहब को बोले साहब कुछ भी नहीं है, बोले
सेकंड फ्लोर पे, वहाँ लकड़ी के फ्लोर रहते हैं, अंदर गलीचे वगैरह बिछे रहते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे हमारे 3 आदमी ऊपर गए, एक ऑफिसर, एक जवान, एक जेसीयू। तो जैसे खोला दरवाज़ा, सब खाली। तो वहीं से वायरलेस सेट पे बता दिया साहब कुछ भी नहीं है। तो सीओ साहब ने तो हमारे ऊपर तो गुस्सा होना ही था, भाई इतना मेहनत किया। मैंने बोला साहब इन्फॉर्मेशन तो पक्की है। तो बोला फिर कहाँ गए? मैंने बोला क्या बताएं अभी, मतलब भाई इन्फॉर्मेशन तो पक्की थी। मैंने बोला, तब फिर हमने बोला चलो कुछ भी नहीं है भाई, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो ऊपर जो गद्दे पड़े हुए थे एक साइड में ऐसे, तो वहाँ पर बोले यार गद्दों के नीचे देख लेते हैं। तो हमारे जो साथी थे वो बोले यार गद्दों के नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। तो अफसर, जेसी और जवान, जैसे आपके पीछे दरवाज़ा है ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़े। और ये जो जवान था ना, ये सुरेंद्र नाम था इसका, छोटी हाइट, मेरठ का रहने वाला। इसने बोला साहब देख ही लेते हैं गद्दों के नीचे। अरे बोला कुछ नहीं है, ये बोल के चलने लग गए। इससे रहा नहीं गया, ये छोटी हाइट थी, गुट 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 भागा और गद्दों के ऊपर हाथ रख दिया। और जैसे इसने हाथ रखा, आतंकवादी के सिर के ऊपर हाथ रखा गया और उन्होंने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया, छुमदनी सी। वो देखते नहीं फिर कहाँ जाएगी गोली, और सीधा गोली अफसर को बाजू को क्रॉस करते हुए निकली। तो घायल हो गया अफसर, लेकिन डिक्लेयर हो गया हमको कि इन्फॉर्मेशन पक्की है, मतलब हमारे लिए तो खुशी के ठिकाना, आतंकवादी है। तो हम तो उस चीज़ को ढूंढ ही रहे थे कई दिन से साला। तो हमारे लिए तो एक ऐसा हो गया कि भाई एक अलग आनंद आ गया ना कि साला आज फंस गए भाई। तो ये 2-2:30 बजे के आसपास की बात थी। दूसरी मंजिल से ही जंप करा गया, हेलीकॉप्टर बुलाया, अफसर को भेज दिया श्रीनगर, और आमने सामने में की फायरिंग शुरू होगी। हमारे अंदर खुशी थी कि साला जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे 3 दिन से मिल गया है मतलब। तो अभी दिन के टाइम थे, अभी ये सेकंड मंजिल पे है, हम नीचे हैं, और जैसे ही गर्दन उठाएं ये थोड़ा फायरिंग करें। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जल्दी दिन छिप जाता है, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। तो ये 2:30 बजे के आसपास थी, तो 3 बजे हमने क्या किया, इनको उलझा के रखा फायरिंग में। दिन में हम लोग क्रॉसिंग करते थे, कई बार पहले भी आतंकवादियों से मुठभेड़ होती थी दिन में, मगर इस बार ये ऊपर थे, हम नीचे हैं। तो हम जैसे ही खड़े हुए वैसे ही फायरिंग आए, तो हमारी पूरी बटालियन लगी हुई। तो हम लोगों ने उलझा के रखा, अंधेरा होने का इंतजार किया ताकि हम भी कार्रवाई कर सकें। तो अंधेरा होने के बाद में कार्रवाई किया, तो फिर हमारे पास नफरी कम रहती, क्योंकि पीछे रियर में भी देखना है। ऐसा तो नहीं कि हम कैंप खाली कर दे, कैंप में भी तो बंदे थे ना। तो हमारे पास जो बंदे थे, तो हमने फिर बाजू वाली जो एक इन्फेंट्री थी, JR वगैरह थी, राष्ट्रीय राइफल, तो उनको बुलाया गया। और आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा ना रॉकेट लॉन्चर, तो हमने रॉकेट लॉन्चर जैसे खड़े हुए तो उसको फायरिंग स्पोर्टिंग लगता है लाइट मशीन गन का, LMG का। तो 3-4 लाइट मशीन उधर लगाई गई, 3-4 लाइट मशीन इधर लगाई गई। तो सीधा 2 रॉकेट लॉन्चर लिए गए, इधर फायरिंग स्पोर्ट दिया और खड़ा होकर के सीधा घर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने शुरू कर दिया। तो ये ऑपरेशन लगभग, और नीचे ऑर्डर था भाई अंदर कोई नहीं जाएगा, मगर हमारे एक सरदार जी था, उसके दिमाग में खटकी होगी कि ये जो हमारे अफसर को कैसे गोली मार दी इसने। वो है जो किसी तरह इधर घूमते घूमते अंदर चला गया। घुसते वो आतंकवादी को बोलता थल्ले उतर, बोला पंजाबी में बोल रहा है जो तूने कैसे मेरे अफसर को ये कर दिया। हम लोग चिल्ला रहे हैं अवतार सिंह तू मतलब अंदर मत जा भाई, अंदर कहाँ से चला गया। लेकिन रात के टाइम था तो वो तो चिल्ला रहा है बंदा। फिर चिल्लाने के बाद में फिर उसके बाद में फिर आमने सामने की फायरिंग हो रही थी। तो सवेरे लगभग 4-4:30 बजे तक ऑपरेशन चला, जिसमें हमने 3 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, और जिसमें हमारे जो अवतार सिंह सर थे वो भी शहीद हो गए। मतलब जिनको हाथ पे गोली लगी थी? नहीं, वो अवतार सिंह सर शहीद हो गए पूरे। हाथ पे नहीं, हाथ वाला तो अफसर था, वो तो श्रीनगर भेज दिया दिन में, लेकिन एक सैनिक हमारा चला गया इसमें। तो ये सिलसिला जारी था आतंकवादियों के साथ में, और हम लोग अपने एरिया के अंदर पूरा तमाम कर ही रहे थे, एरिया साफ कर रहे थे हमारा। तो हम लोग क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग हमारे एरिया में आना बंद हो गए थे, जो एरिया हमने बांटा हुआ था। तब तक कारगिल के अंदर पता चल गया कि भाई चुटमुट हो रही है। तो हमको फिर वहाँ पर मैसेज आ गया कि भाई वहाँ भी, तो हमने सोचा यार वहाँ तो फौज है वो संभाल लेगी उनको। फिर हम लोगों को स्टैंड बाई कर दिया, भैया आप स्टैंड बाई में रहो। तो हमने क्या किया, अपनी तोहफे ताफे निकाल दिया जो जमा कर रखी थी, साफ सफाई किया, अम्यूनिशन रेडी और युद्ध के लिए रेडी थे। तो नीचे से जो सेना आने वाली थी, आगरा, मेरठ, अम्बाड़ा, दिल्ली, जलंधर, यहाँ से सेना है ना, ग्वालियर, लेट हो रही थी वह उधर तक पहुँचने में। तब तक हम तो वहीं पर थे। तो हमारी जगह BSF को बुलाया गया और हमारे को मिला मूव टू कारगिल। तो ये मौका मतलब हर आदमी को नहीं मिलता है, हम लोग खुशनसीब थे और हमारी बटालियन को ये मौका मिला। तो हमको अब मानोगे नहीं 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर 24 घंटों के अंदर ही हमने अपनी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया था। मतलब पहले झटके में ही 8 से 10 हज़ार हाइट के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया। तो पापा बैटरी इधर लगी हुई थी, क्यूबी बैटरी इधर लगी हुई थी। तो वो एक्सपीरियंस तो एक अलग था हमारा, मगर ये एक्सपीरियंस एक अलग था। यहाँ पर माइनस टेम्परेचर है, कोल्ड के कोई वस्त्र नहीं है। हम लोग तो जैसे नॉर्मल आज कोट पहना वही कोट पहनने के, मगर जोश था
अभी जोश के साथ होश भी होना चाहिए, मगर हमने दिमाग में यही था कुछ भी हो जाए देखी जाएगी, अभी पहुंच गए तो पहुंच गए। तो वहाँ वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर है ठंडा। हमारे दिमाग में तो चल ही नहीं थी, हमारे दिमाग में थी कि साला उधर वाला जोश था ना हमारे, तो कि साला इनको भी ठोक देंगे इधर, और वो लोग पूरे बंकर बुंकर बना के बैठे हुए। तो यहाँ एक अलग अनुभव आया। तो जो पीछे हमारी थी रॉकेट जो मैंने बताया 130 हमारी तोपों को लगा दिया गया। उस टाइम तक आपने देखा होगा कालिया साहब तो थे अपने, सुना होगा ना कैप्टन कालिया, उनकी डेड बॉडी वगैरह उनकी टीम को वगैरह उठना नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक भारतीय तोपखाने का स्पोर्टिंग नहीं था, खाली इन्फेंट्री लड़ रही थी, ना एयरफोर्स थी ना थल मतलब तोपखाना था, सिर्फ खाली इन्फेंट्री लड़ रही थी। तो उनको एरिया में नए थे, नीचे से जो भी आ रहे थे, एक तो मौसम की मार, ऊपर से एरिया नया, और जो भी जब कैजुअलिटी जाता मतलब 10 के प्लाटून जाते थे 10 के 10 सैनिक शहीद हो जाते थे। फिर हम लोगों ने जब कारोबार संभाला तो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले मौका दिया गया कि तलोलिंग के ऊपर बंकर है जो उसके ऊपर फायरिंग की जाए। तो रॉकेट्स को मौका मिला, 130 को, हमारी जितनी भी तोहफे थी सबको मौका मिला, और लास्ट में तकरीबन 1 हफ्ते के आसपास हो गया था काम करते करते, मगर जहाँ घोड़ा चाहिए था ना वहाँ मिल नहीं रहा था, मतलब जहाँ हमारे को चाहिए था। तो उनको भी पता चल गया, उनकी भी फायरिंग करते थे, आमने सामने फायरिंग तो शुरू हो गई, मगर हमारे घोड़े इधर उधर गिर रहे थे। तब आखिर में हार करके ना नीचे वालों ने डिसीजन लिया अफसर ने कि भाई लाइट रेजिमेंट से फायर करवा लिया जाए, क्योंकि हमारा नाम ही लाइट है, मगर काम हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री फायर कर सकते हैं। तो आखिर में हमारे सीओ साहब ने बोला कि भाई तुम्हारे रेजिमेंट से फायर कराओ। तो मेरा सीओ भी डिप्टी कमांडर था, और बोला भाई जवानों इंतजार जिस चीज़ का वो मतलब अपना टाइम आ चुका है, हो जाओ तैयार। हाँ हो गया, तैयार तो थे ही, मतलब भाई मौका था अभी मैदान के अंदर, हर मैदान फतेह। और हम लोगों को 12 की 12 तोपों को पापा बैटरी इधर क्योंकि बैटरी इधर 1 राउंड गन फायर मिला। तो 12 की 12 तोपों ने भारत माता की जय बोल के दबा दिया घोड़ा और सीधा तलोलिंग के ऊपर फायरिंग ठोक दिया। लक की बात ये थी कि मतलब जब 12 तोपों ने फायर किया ना तो चार्ली 2 जिस तोप का नाम था चार्ली 2 उसका तोपची मैं था, वही घोड़ा तलोलिंग के ऊपर बंकर के ऊपर गिर गया। तो वो खुशी की बात ये थी कि हमको पता नहीं चला, हमने बोला भाई क्या हो गया, तो बाद में पता चला हमारे को कि यही बैरिंग एलिवेशन जो मेरी तोप का था। तो मेरे रेजिमेंट और हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि जो तोप का घोड़ा निकला वही पहला ही घोड़ा तोप का हिट हो गया। तो वही बैरिंग एलिवेशन से पूरे तलोलिंग के ऊपर फायर प्लान हमारी जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब थे मेरे कर्नल जी के महेंद्र दत्ता, उनके माध्यम से वहाँ पर हम लोगों ने 415100 4875 विक्रम बत्रा पोस्ट तलोलिंग इनके ऊपर हमने फतेह हासिल किया। मतलब तो वहाँ पर हमारे लिए एक था कि भाई जीत हमारी निश्चित थी, क्योंकि पहली बार ही हम लोगों को सफलता मिल चुकी थी। मतलब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं ही बेस्ट फायरर था वहाँ पर, ये एक लक की लगा लो आप। जैसे बचपन से ही हमको एक थीम थी आर्मी में जाने के लिए, तो वहाँ पर भी जाकर के भगवान ने मेरी हेल्प किया कि मेरी तोप से ही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं मेरे से बहुत बेस्ट फायरर थे, लेकिन उनको नहीं मौका मिला, तो मेरी तोप से ही एक लक था मेरा, तो वो घोड़ा निकला और वही हिट हो गया। मतलब तो वो बैरिंग एलिवेशन से वहीं पर तलोलिंग पर हमने बोला था कि साहब हमें जो हमारे भंवर सिंह साहब थे, राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ। तो वहाँ पर तलोलिंग के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, लगभग 2 हफ्ते के आसपास। तो वहीं पर हमारे भंवर सिंह साहब थे, वो शहीद हो गए थे। तो ये हमारे लिए पहला ट्रेजेडी था। मतलब कितनी साइड से फायरिंग हो रही थी? 3 फायरिंग तो देखो आमने सामने इधर थी हमारी, जैसे सामने थी तो हमारी इन्फेंट्री ने क्या किया था, हम लोगों ने फिर जाने के बाद में तीनों साइड से कवर किया तलोलिंग को। इस साइड से अंदर जाकर इस साइड से कवरिंग किया, इस साइड से कवरिंग किया, और आगे से हम लोग फ्रंट में हम थे ही। मतलब तब जाकर के तलोलिंग के ऊपर हमने फतेह हासिल किया था। क्योंकि अगर हम पहले सामने सामने कर रहे थे तो वो सामने सामने हमको भारी पड़ रहे थे, रात को फायरिंग करते, हम रात को फायरिंग करते थे। मतलब वो लोग प्लान के साथ आए थे, हमें पहले फायरिंग पूरा प्लानिंग था ना। तो उन्होंने तो इतने बंकर बना के रखे हुए थे कि जो बड़ी बड़ी तोपों से बंकर नहीं होते तो हैंड ग्रेनेड से कैसे फटेगा। तो हम लोग इतने गोले फायर करते थे तब जाके बंकर वो टूटते थे। मतलब और जब हम टूटते थे बंकर तब हम इन्फेंट्री को बोलते थे अभी आप लोग कार्रवाई करिए। मोटा काम हम कर देते थे पहले, तितर बितर करना। तो हमारा जो भारतीय तोपखाना है वो 3 भाग में फायरिंग करता है। जैसे एमुनिशन जो हमारे पास होता है, एक होता है स्मोक, जो धुएं की आप दीवार देखते हो। तो जब हम धुएं की दीवार लगाते थे तो हमारी इन्फेंट्री क्रॉस करती है, पुश करना आगे बढ़ना, तो जब हम स्मोक बोलते हैं इसको। तो हम लोग जब भी स्मोक का ऑर्डर आता था, एक स्टार होता है, तो एक अगर राउंड हम फायर करेंगे तो ऊपर से वो नीचे आता है, तो वो एक राउंड 1000 कैंडल की रोशनी देगा। 1000 कैंडल एक राउंड, मतलब एक गोला हमने ऊपर फायर कर दिया तो ऊपर से जब वो नीचे आता है ना, तो 1000 जो कैंडल रहती है मोमबत्ती, उसकी रोशनी देगा।
तो हम कई गोले फायर करते थे दुश्मन के एरिया में, और फिर देखते थे कि दुश्मन कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ तो बाकी तो लाइट तो मार नहीं सकते थे। तो सेना में लड़ाई में यही काम होता था। तो हमको देख करके देखते थे, फिर उसके ऊपर फायर करते थे, फिर उसको पीछे दिखाने के बाद में फिर अपनी इन्फेंट्री को अगर हमने आगे करना तो फिर हम लोग धुएं की दीवार लगा देते थे। तो जब आप धुएं की दीवार बोलो, अंधाधुन फायरिंग करते लगे होंगे ना? नहीं, हमारी फिर इन्फेंट्री धुआं लगा दिया तो उसको दिखता नहीं था ना कहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो अंधाधुन फायरिंग नहीं करते थे वो लोग, कर- रुक कर- जाते थे। वो तो रुकेगा ना, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग ये धुएं की दीवार लगाने के बाद हम लोग धुएं की दीवार जैसे धुएं की दीवार कैसे लगाते थे, मेरी गन धुएं की दीवार लगा रही है तो आप एच एमिनेशन छोड़ रहे हो, आप दुश्मन के ऊपर blast कवर हो रहा फायर है, दे रहे हो। कवर फायर दे रहे हो। तोहफे बहुत थी ना हमारे पास में, आधी तोहफे धुएं की दीवार लगा रही, आधी तोहफे उनको कवर कर रही थी, ताकि उनको भी बाहर निकलने का मौका ही ना मौका नहीं मिले, उलझा के रखे मतलब, और तब तक अपनी इन्फेंट्री मूव हो जाए मतलब। ये फायर प्लानिंग बड़े तकड़े रहते हैं, पूरे अधिकारी पूरी मीटिंग होती है पूरी, तब जाकर कैसे होता है। तो हम लोगों को, तो हम तो जवान आदमी थे, आपको बता रहा हूँ, अभी हमको पता चलता कि यार ये पहाड़ी का ये नाम था, मगर हमें कुछ भी पता नहीं था उस टाइम। हमारे को एक ही फोकस था, बेटा ये पहाड़ी है सामने, हमारे लिए वो सब पहाड़ियाँ ही थी ना, हमें पता था टाइगर हिल है ना तलोनी, दो ही आदमी को नाम जानते थे बस। वो बोलते थे बेटा ये बैरिंग एलिवेशन तुम्हारा उड़ा दो बस। हम तो जवान आदमी थे, हम तो ऑर्डर मानते थे, बस ये काम था हमारा, तो ठोक दो जितना हो सकता है मतलब। तो रात को हम लोग फायरिंग करते थे वहाँ पर। तो आप मानोगे नहीं, रात के टाइम में आप मतलब कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 2 बजे, पूरी रात कोई आपको सोने का मतलब नहीं है। वहाँ पर कोई बंकर नहीं बने हुए थे, दिन के अंदर हम लोग कहीं भी छुप के बैठ के ऐसे बैठते थे। मतलब आज हम सोचते हैं कि वो युद्ध में हम लोग क्या कारनामे किए, कैसे बच के आगे। दिन में हम को खड्डे खुड्डे में नहीं, कोई भी पहाड़ है उसके नीचे बैठना मतलब नहीं, पूरे दिन बैठे रहो आप। वहाँ पर हमने अम्युनिशन तैयार करना अगली रात का, तो रात का चोरी छुपे नीचे से अम्युनिशन भी चढ़ाना है, इतनी हाइट के ऊपर, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000 हाइट के ऊपर। तो आप ये सोचिए कि किस तरह वो जीवन था। ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो है ही नहीं, ऑक्सीजन तो कमी थी ना, मगर हमारे अंदर उनका कितना भी बड़ा प्लानिंग था, मगर जोश हमारे अंदर बहुत था। हमारे अंडर 25 ईयर्स हमारी फौज थी, 25 साल के अंडर जवान थे, और मतलब जोश से भरपूर थे, मतलब कोई भी बाधा नहीं रोक सकती थी, मतलब कोई मौसम हो कुछ भी नहीं हो। इसलिए तो सैनिक को बोला, जब सैनिक का माइंड फिट रहता है ना, तब शरीर अपने आप ही फिट हो जाता है। अगर आपका माइंड सेट नहीं है, माइंड ने आपको बोल दिया कि नहीं यार, जैसे आपने बोला था कि सेना के प्रति हम निस्वार्थ थे, मतलब हमारा एक ही लक्ष्य था कि जितना भी जल्दी हो सकता है इनको निमेड़ना है, हमारे धरती के ऊपर वापस भेजना है, वापस नहीं उनको कैसे कदम रखा, जितना जल्दी इनको निमेड़ना है, तो वैसे भाग जाए, नहीं तो इनको चद्दर में लपेट के भेजना है मतलब क्योंकि और ये हुआ भी, मतलब ये हमने करके भी दिखाया। हमारी शहादत कैसे हुई, हमारी शहादत ज़्यादातर तो मौसम के कारण हुई। सपोज करो अभी यहाँ सूरत में बैठे हो आप, और डायरेक्टली आपको सीधा माइनस टेम्परेचर में भेज दिया जाए, तो वैसे ही थी जो फौज एकदम से गई थी। तो मौसम के मार थी, दूसरा क्या था कि हम लोग जोश थे, जोश के साथ में होश भी था। जब हमारे ऊपर चढ़ते थे ना, हम लोग क्या करते थे, तो एक पत्थर भी लुढ़का दिया तो वो भी गोली से ज़्यादा काम करता था, तो सीधे नाले में काफ़ी स्पीड से आ रहा था, मतलब क्योंकि वो तो बैठे हुए थे ना पहले से ही मजबूत से, और हम लोग नीचे चढ़ रहे थे, और हमें अपनी इन्वेंटरी भी संभालनी है, सब कुछ संभालना पड़ता था ना। तो वो चीज़ों के ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। लेकिन जब से फिर हम लोगों ने कारोबार संभाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग के मुताबिक किया। पहले हम तोड़ फोड़ करते थे पूरा, बेहोश और ये वो करके मुर्शिद, फिर इन्फेंट्री को बोलते थे बेटा अभी आप आगे बढ़ो, मतलब ताकि बिल्कुल क्लियर एरिया मिले, मतलब। तो ये तलोलिंग लगा लो, 510 लगा लो, 4875 लगा लो, ये जितनी पोस्टें थी हम लोगों ने इनके ऊपर फतेह हासिल किया। राशन की हमें जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताया, क्योंकि आप मानोगे नहीं, हमारी इन्फेंट्री लगा लो, हम लोग लगा लो, हमारे पास मिलते थे। जैसे हमारे पास जगह भी रहती है पॉकेट में कि हाँ भाई एक इतनी जगह है 20 बाई 20 की, इसके अंदर एक मैगजीन आ सकता है, एक मैगजीन कम कर दो आप, इसके अंदर अपना बिस्कुट रख लो, चना रख लो। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहती थी, बिस्कुट चना तो छोड़ो, आप मैगजीन ही इसके अंदर मैगजीन ही रखो, मतलब क्योंकि वो एक फोक्स था ना, मतलब भाई बिस्कुट आज तक इतिहास गवाह है, कभी भी कोई भूख से मरा नहीं है, और कभी भी भूखे आदमी ने कभी जंग भी नहीं जीती है। लेकिन वहाँ पर भूख बहुत कम लगती थी, क्योंकि आपका माइंड में सिर्फ दुश्मन दिमाग बस एक ही चीज पे फोकस एक फोकस था, मतलब। और जब आपका कोई चीज़ को आप समर्पित हो जाओ ना, जैसे हम भगवान की भक्ति को लगा लो या किसी चीज़ को लगा लो, फिर आप बाकी चीज़ों से वंचित भूख प्यास कुछ नहीं लगता। हाँ, तो उसी तरह हम लोग भी एक यही था कि किस तरह निमेट देंगे। तो लड़ाई हम लोगों ने लगभग 2 महीने तक लड़ी है, मतलब आप मानोगे नहीं, 2 महीने तक हम लोगों ने, जब ब्रेक मिलता तब हम फ्रेश राशन खाते थे, वरना हमें ये आस भी नहीं थी। मैंने तो खुद ने बोला था तलोलिंग के ऊपर कि हमें राशन मतलब मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा मिलना चाहिए। और ये था, हमारे 2 दोस्त थे ना, हम लोग बड्डी बनाई थी 2-2। 99 चल रहा है, नई शताब्दी चल रही है, कौन नई शताब्दी को देखेगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता, जैसे मेरा दोस्त मुकेश कुमार था, हम दोनों बात करते थे कि यार दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा ना, तो एक दूसरे के घर मिल के आएंगे। मतलब ये मायूसता नहीं थी, मतलब
कई हमारे साथी चले गए हमारे सामने ही, तो हम सोचते थे यार कल क्या पता अपना नंबर आ जाए। तो हम लोगों को यही था कि इन दोनों में से कोई भी चला जाए ना, एक दूसरे के परिवार से ज़रूर मिलेगा। तो यही बातें हम कई बार करते थे, दिन में भी छुप करके जब फायरिंग करते थे या सफाई करते थे, रात को भी कई बार वो इधर चार्ली 1 पे था, चार्ली 2 पे मैं था, तो कई बार ब्रेक होता था तो उधर से बोलता था याद है ना वो बात, तो मैं बोलता था हाँ याद है। मतलब तो हमारे उस्ताद कई बार बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि हम बातें ऐसे करते भी नहीं, मगर हमारे साथ में सामने तो घटना वही हो रही थी ना, हमारे साथ देख रहे हो आप लोग, देख क्या रहे थे कि कब आपका नंबर आ जाए, कोई मतलब नहीं था ना वहाँ पर, कोई पता भी नहीं था। आज कहाँ से बातें गोली, कर रहे कौन सी हो, गोली आज पे आप नाम बातें लिखा कर रहे है। हो, अगले टाइम आप चले जाओ। तो हम हंसते हंसते थे, मतलब जैसे शहीद आजम भगत सिंह को लगा लो, उन लोगों ने भी हंसते हंसते फांसी लगा। हमको पता था मौत आए भले ही कोई बात नहीं है, मगर हम चाहते थे कि मौत आने से पहले हमारा पोस्टों के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए, ये हमारे अंदर एक उमंग थी। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया था। लड़ाई के बारे में पूरा बताऊंगा ना तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा। अब मानोगे नहीं, हमारे जवानों के जूते तक फट चुके थे। ऐसा नहीं था कि बैकिंग पावर नहीं था, मगर वहाँ तक पहुँचने का संसाधन ही नहीं थे ना। तो हम मानोगे नहीं, अब रस्सियाँ बांध रखी थी जवानों ने। वो आज भी कारगिल की ड्रेस मेरे पास रखी जो मैंने पहन के लड़ाई लड़ी थी, आज भी वो हेलमेट है मेरे पास में जिसको पहन के मैंने युद्ध लड़ा था। मतलब तो एक अलग उमंग थी। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने लड़ते लड़ते लास्ट में टाइगर हिल बच गई है, बाकी पोस्टों पर हम लोगों ने पूरा हमला कर दिया, जीत लिया है। तो टाइगर हिल के ऊपर क्योंकि हर रोज़ की एक लड़ाई अलग थी, हर रोज़ फायरिंग होती थी, हर रोज़ जवान जाते थे, हर रोज़ एमिनेशन फायरिंग हम भी करते थे, मगर यही सिलसिला करते करते हम लोगों ने बाकी चीज़ों को कवर कर लिया, बस टाइगर हिल रहेगी। तो टाइगर हिल के ऊपर हमने क्या किया कि चलो यार ये तो हाथी निकल गया, पूंछ रहेगी, मन में प्राउडनेस आई। तो दिन में ही हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दिया। तो हम चढ़ते चढ़ते चलने लगे, तो ऐसे नाला है बीच में, इधर पहाड़, और उस नाले में चढ़ते चढ़ते लगभग 15-16 हज़ार की हाइट पर पहुंच गए। आगे जाके झरना बह रहा था, बंद हो गया। ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने में इतनी दिक्कत है। किसी तरह तोपों को चढ़ाया, फिर किसी तरह एमुनिशन को चढ़ाया, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जोश था कि चलो यार लास्ट रह गए, कोई बात नहीं। जोश हमने ठंडा नहीं होने दिया हमारा। तो पीछे मुड़ के देख रहे तो इतनी हाइट के ऊपर है, पीछे देख रहे तो पूरा नीचा इतना, और हमारे लंगर लुंगर टैटू कंपनी ये वो नीचे दिखाई दे रही है। तो 12-12:30 के आसपास हमारे ऊपर से ऑर्डर आया कि यार रात में लड़ाई लड़नी, एक बार दिन में फायर करके देख लेते हैं, रात को परेशानी नहीं होगी। ऑर्डर आ गया जी 1 राउंड गन फायर। तो हर बार की तरह जैसे हमने 1 राउंड फायर किया तो हमारा माइंड में अलग चल रहा था। दुश्मन को कभी, जैसे मैंने पहले बोला, कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमने 1 राउंड फायर किया तो वहाँ से सैकड़ों राउंड आने लगे हमारे ऊपर, धड़ाधड़, तितर भीतर, ये वो। पहले भी आते थे फायरिंग, मगर पहले खुले एरिया में आते थे, कोई उधर गिरा, कोई इधर, नाले में फंस गए हम लोग, जगह कम थी, जगह के नाले के अंदर फंस गए हैं। अभी मैसेज आ गया भागो भाई, भागे कहाँ? तो हम जैसे नीचे देख रहे हैं, नीचे हमारे पतीले हवा मुड़ रहे हैं, टैटू कंपनी थी, हमारे खच्चर फच्चर इधर उधर, मतलब भगदड़ मच गई, त्राइम हो गया। मतलब भाई बचाओ, मारो, ये करो, पूरा ऐसे हा हल्ला हो गया। अब जिसको दिल करता वहाँ छुप जाओ। हमारे कोई मैसेज मिला। अब ये बातें तो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो फटाफट बातें हो रही थी कि सोचने का भी टाइम नहीं था। सोचने का टाइम नहीं था भाई, बचो। तो बचे कहाँ, को ना तो कोई बंक करना कुछ है। तो हम करें तो करें क्या भैया, अभी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहीं घुस जाओ बोले। तो मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार, जैसे आप बैठे हो, दोनों बैठे, मैंने बोला अभी ये तो बातें आराम से हो रही उस टाइम। तो मैंने बोला क्या करें? बोला लड़ेंगे दोनों आदमी। हर बार रुकते थे हम लोग। तो मैंने बोला दोनों आदमी क्या लड़ेंगे, जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही वो चले गए। तो उसने बोला, उसका वर्डिंग था कि डर लग रहा है क्या? मैंने बोला नहीं। बोला डर लग रहा तो आप जाओ, नहीं तो आखिर तक लड़ेंगे। मैंने बोला जीना मरना साथ में कसम खाई है। तो हर बार बैठते थे, इस बार भी मन नहीं जाएंगे, देखी जाएगी। तो मैंने जैसे बोला नहीं जाएंगे, तो फिर मैंने एक बार बोला, मैं कहा सब चले गए हैं और बम गिर रहे हैं। बोलता क्या इरादा है? मैं कहा चलो। बोला मन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं चुपचाप बैठ गया, फिर आगे नहीं बोला। फिर मैं तो चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं, मुकेश कुमार जी ने। हाँ, इतना ही ऑर्डर था। और जो हमारी AK-47 थी वो तोप के ऊपर रखी थी, क्योंकि सामान आराम भी चाहिए था ना। सीनियर आके वो था, तो ये बातें हमारी फटाफट हो रही उधर। तो मेरे को बोला चलो चलते हैं। मैंने इतना बोलना था, बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, मुझे बोल सकता था। हमारे बीच में पत्थर बम गिर रहे हैं, वो उधर भागा AK-47 लेने के लिए, मैं इधर भागा। और मैं भाग करके वहाँ मुंडी डाल दिया मैंने, जहाँ बाकी आदमी भी छुपे हुए थे। तो वहाँ हमारे धर्मगुरु पंडित जी कुमोती सिंह साहब थे। वो बोले भाई जय श्री राम, माता रानी को याद करो, उसको याद करो। हमने बोला गुरु जी किसी को भी याद करो अभी तो, और जो भी होना तो होगा ही। तो उसने बोला यार जैसे भी है अभी तो प्रभु का नाम लो, ये था वो था।
तो हमने मुंडी डाल के रखी हुई एक के ऊपर एक। तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पर 18,000 की हाइट है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में इतनी दिक्कत है, कितने दिनों के थके हुए वहाँ बिल्कुल, और एक के ऊपर एक मुंडी डाल के पड़े हुए हैं। 8 से 10 मिनट बाद फायरिंग बंद होगी। तो आज भी हम लोग अचंभित हैं, उस छोटे से गड्ढे के अंदर 90 आदमी थे हम लोग। जब निकले तो हम 90 आदमी थे, आप सोचिए, और किसी का भी दम घुटने से मौत नहीं हुई। सारे आदमी सुकून की सांस लिया, चमत्कार। सारे आदमी सब सुकून की सांस लिया। तो मेरे को बोले, भाई मुकेश, मैंने बोला सर वो उधर था। बोले तुम्हारे को बताते, तुम हर बार ऐसे करते हो। भाई रुकना मतलब नहीं था ना। तो बोले तुम्हारे को बताते हैं हम लोग, तुम हर बार ऐसे करते हो। दूसरा कहा, मैं सर उधर गया। बोले चलो भाई। तो नीचे से फिर मैसेज आ गया, भाई फायरिंग बंद होगी, हाँ क्या जान माल का नुकसान हुआ है, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, क्या क्या अपना डैमेज हुआ। हर बार आता था भाई, कोई तोप भी डैमेज होती, इतने फायरिंग आती थी ना। तो पापा वेंट्री उधर चलती, क्यों भी वेंट्री इधर चलती हमारे वाली। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसे मांस का टुकड़ा मिला। तो हमारे आगे हमारे सीनियर खेमराज राणा सर थे। तो हमने बोला सर ये मांस का टुकड़ा। तो हमारे राणा सर ने बोला यार इतनी फायरिंग है, कोई जीव जंतु आ गया होगा। थोड़ा आगे निकले तो एक मोटा टुकड़ा मिला मांस का। तो हमने बोला ये सर, बोला यार कोई गिद्ध आ गया होगा मतलब। थोड़ा और आगे बढ़े तो पत्थर के जस्ट साइड में देखा, उसने बोला मुकेश। राणा सर उसको देख करके बेहोश होकर एकदम बैठ गई। पीछे मैं था। तो अब मानोगे नहीं, मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी, मुकेश जी की। हाँ, धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, ब्लड फका रहा था। तो ये देख करके बाकी दोस्त थे तो पीछे हट गए। मेरा तो जिगरी दोस्त था। मैंने फटाफट जो नॉर्मल कोट पहनी हुई थी, जैसे आज पहन रखी है, वो कोटी को निकाला और उसको लगाया। और अब मानोगे नहीं, इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मतलब आपको लगा मैं छोड़ के नहीं गया होता तो अच्छा होता? नहीं, मुझे उस टाइम ये दुख आता कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। छोड़ने का तो ऑर्डर उन्होंने दिया था कि चलो चलते हैं, क्योंकि वो उधर भागे थे, मैं इधर भागा था। ये तो पता नहीं था कि तो बंकर तो को बने हुए नहीं थे। जहाँ दिल करता वहाँ छुपने का मतलब था। वो उस टाइम मुझे अफसोस यही होता है कि काश इसकी जगह मैं चला जाता था, क्योंकि एक भाई से बढ़ के मेरे लिए वो दोस्त था। मतलब आज भी उसकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने जीवन बताया साथ में वो कोई भी नहीं ला सकता है। जो हमारा दोस्ताना था ना, वो मतलब अजर अमर वाली बात है। उस टाइम बड़ी फीलिंग हुई थी कि मैं चला जाता तो ठीक था इसकी जगह। फिर हम दोनों ने वादा किया हुआ था, शिव साहब को बताया गया कि हमारे नंबर 1 जो सीनियर थे कि सर इन दोनों की दोस्ती थी और डेड बॉडी के साथ में इनको जाने दो। तो शिव साहब ने बुलाया फिर कि बेटे मैं भावनाओं को समझता हूँ, आप लोग दोस्त थे, बोला लेकिन आप नहीं जा सकते हो। तो मुझे बहुत दुख लगा, भाई मैं क्यों जा सकता। तो बोले बेटे एक तोप चलाने वाला तोप से चला गया, दूसरा तुम चले जाओगे, 2-2 तोप डैमेज कैसे दिखा सकते हैं, लड़ाई चल रही है बोले, और आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ लेकिन अभी नहीं जा सकते, आप बाद में जा सकते हो बोले। तो बड़ा फीलिंग हुई कि मैं मतलब अपने दोस्त को जिससे वादा किया था वो भी नहीं कर सकते। जो सैनिक के साथ में बीतता है तो कुछ नहीं बता सकते हैं। मगर फिर सीनियर ने बात किया कि सर कुछ तो, फिर मेरे को परमिशन मिली कि जहाँ पर बाकी डेड बॉडियाँ रखी हैं जवानों की पार्थिव शरीर, वहाँ तक आप अपने दोस्त के शरीर को लेके जा सकते हो। तो मैं 4:30 बजे फिर वहाँ से निकला था टाइगर हिल से, और रात को 2:30 बजे गुमरी मतियान में पहुँचा। वहाँ पर बाकी जवानों की भी डेड बॉडियाँ रखी थी, अपने मैंने दोस्त की डेड बॉडी रखी। हमने जो निशान चेक करने होते निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाई और पाँव को हाथ लगा करके अंतिम प्रणाम किया और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। मतलब उसके बाद में फिर हम वहाँ से निकले, सवेरे 8:30 बजे वापस टाइगर हिल पर पहुँचे। उस दिन हम लोगों ने सन्नाटा था पूरा एकदम, क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी। ट्रेजेडी तो और भी हुई थी, मगर एक लास्ट टाइम में ये ट्रेजेडी हो गई थी। मायूस थे बंदे, लेकिन सेना के अंदर ऐसे मायूस नहीं बैठ सकते। हम लोगों ने उस दिन भारी फुल तैयारी किया और अगले 3 दिन तक हम लोगों ने फिर भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो जीवन में आज हम लोग बोल देते हैं कि क्या खोया है, क्या पाया है। मतलब पाने वाले तो पाने को देखते हैं, खोने वाले खोने को देखते हैं, मगर जो सैनिकों ने पीड़ा सही उसको कोई नहीं देखता है। 527 सैनिक हमारे चले गए थे। आज 25 साल होने वाले हैं, सिल्वर जुबली आने वाली है अभी कारगिल लड़ाई को। हमको एक का नाम भी याद नहीं है, मतलब कि कौन परिवार क्या काम कर रहा है, कैसे रह रहा है। मतलब क्योंकि ना तो आज मीडिया में दिखाया जाता है, ना कोई चाहता कि उनसे मिला जाए। मतलब तो रियलिटी ये है कि बहुत कुछ दाव पर लगा था भारतीय सेना का, बहुत जवानों ने शहादत दी है। वो इस अच्छे कार्य के लिए भी हम लोगों को, हमने 10,000 राउंड फायर करे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मेरी बटालियन को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि हर आदमी को कारगिल लिखने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि हमने अच्छे काम किए थे। तो आज मेरी बटालियन का नाम 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और हमें बहुत प्राउड है कि हम उस बटालियन का हिस्सा है जिन्होंने इतिहास रचा है। मतलब
तो खुशी तो हमें बहुत मिली है, ऐसी बात नहीं है कि खुशी नहीं मिली है, लेकिन खुशी के साथ में हमको गम भी बहुत मिले हैं। वो गम हम ही देख सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं देख सकता है। मतलब कि वो गम क्यों मिले हमको, उसका हम रीज़न नहीं ढूंढ सकते कि क्यों इतने सैनिकों की शहादत हुई, इससे हमको क्या प्राप्त हुआ। इस चीज़ के ऊपर भी एक सोचना चाहिए हम लोगों को कि इतना खून बहाने के बाद हमें क्या क्या मिला, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ, वो चीज़ के ऊपर भी एक होना चाहिए। और आज वो परिवार क्या काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनके ऊपर भी एक विचार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई भारत माता की जय बोल दो, आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, आप लोग भी मनाते हैं, खुशी होती है, मगर उन परिवारों के साथ में क्या बीती है 25 सालों बाद में, उनके दिल की बात जरूर सुननी चाहिए। उनको गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट मिला ही होगा। देखो गवर्नमेंट अपनी जगह देती है, लेकिन आज जो आवाम है, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आजकल के युवा हैं, आज आप खुद सोच रहे हो कि आजकल के युवा किस दिशा में जा रहे हैं। आज चंद सेकंड मोबाइल खोस लो एक बच्चे का, वो ऐसे होगा कि बाप के भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। सच्चाई नहीं है तो बताइए आप। तो वो त्याग की भावना जो आती है वो कैसे होगी। सबसे पहले तो हमने ये नहीं बोलूँगा मैं सभी आदमी फौज में चले जाओ, मगर एक कुछ जो हिस्सा है, कुछ जो युवा हैं, उन्होंने सोचना भी चाहिए कि नहीं हमने भारतीय सेना में जाएंगे। हर आदमी यूट्यूबर, हर आदमी अगर इसके ऊपर चलता रहेगा तो फिर देश की रक्षा करने के लिए कौन आएगा, बाहर से तो कोई आएंगे नहीं ना, खुद को ही खुद को करना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि कुछ पार्ट भारतीय सेना में जाएं, कुछ पार्ट बिजनेस करें, कुछ पार्ट बाकी चीज़ें करें। देश की सेना की जो आज बताइए बॉर्डर के ऊपर सेना, तभी तो हम लोग सुकून की सांस ले लेना। तो वहाँ पर धीरे धीरे अगर जाना बंद ही हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे फिर। तो हम लोगों का एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए, जितने भी युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ परसेंटेज है जो भारतीय सेना के लिए स्वयं की इच्छा से आना चाहिए कि नहीं मैं सैनिक बनूंगा और देश की सेवा करूँ। देश की सेवा हम हर जगह कर सकते हैं, मगर जो वर्दी के अंदर जो सेवा है ना, वो एक अलग उमंग आता है, अलग सेवा है। तो मेरी यही एक आपके माध्यम से अनुरोध है युवाओं को, क्योंकि मेरे को देख लो आप, मैंने स्वयं की इच्छा से भारतीय सेना में ज्वाइनिंग किया था। मुझे कभी भी कई बंदे पूछते हैं, आप जैसे बंदे कि आपको दुख है क्या, भाई दुख किस चीज़ का है, मेरा तो लक्ष्य यही था ना। दुख तब होगा जब हमको इस चीज़ का पता नहीं था। हमारी तो जान भी जा सकती है, युद्ध भूमि से आ गए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और बिना युद्ध के हमारे साथ ये कंडीशन होगी। तो हमारा तो मेन टारगेट यही था ना। तो युवाओं को भी ऐसा सोचना चाहिए, जीवन मृत्यु हमारे हाथ में है, कुछ भी नहीं है ना हमारे हाथ में, जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं ना, कर्म हमारे हाथ में है। कर्म हमने अच्छा करना चाहिए। मतलब जिस तरह हम लोग झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो या राजा के महल में पैदा हो, वो हमारे बस की बात नहीं ना। जैसे हम लोग यहाँ पर बीच में चक्कर में रहते हैं कि तुम्हारा आड़नेम काय है, सरनेम काय है, ये हम लोग लेके पैदा होते हैं क्या। हम सैनिक आदमी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष एक उसको मानते हैं, कभी इन चीज़ों में नहीं रहते हैं। तो आवाम को भी सोचना चाहिए। आवाम क्या रहती है, ये मेरी बिरादरी है, मेरा मोहल्ले का है, मेरा क्षेत्र का है, मेरा गाँव वाला है, ये नहीं, सब गाँव वाले ही हैं। हम कभी नहीं सोचते, सब एक परिवार ही, सब एक परिवार है। मैं बोला ना वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारे अभी इस टोपी पे नहीं लिखा हुआ, नहीं तो मेरे टोपी के ऊपर लिखा रहता है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, सभी धर्मों का पालन करो। तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो सैनिक हमेशा करते रहते हैं। सैनिक सबसे बड़े साधु संत हैं। कोई भी चीज़ के लिए लगा लो, हार्ड वर्कर लगा लो, टेक्नोलॉजी में लगा लो। आज आप लोग पढ़ाई करके इंजीनियर बनते हैं, हम लोग 10वीं पास करके इंजीनियर बने हुए हैं। आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी तोहफे हैं, चलाते हैं। इंजीनियर बिना करे नहीं चलाते, तो बताइए आप बताओ आप, क्योंकि हम लोग 10वीं पढ़ के आते हैं, 10-12 से पहले कोई जवान आता नहीं है, मगर आने के बाद में हमारे पास देखिए चार्टर प्लेन से लेकर के क्या क्या नहीं चलाते हम लोग। तोप को लगा लो, बड़ी से बड़ी तोप पर सब कुछ काम करते हैं। तो ये एक समर्पित होना चाहिए देश के लिए, और फिर सब कुछ ऊपर वाला छाती खोल के देता है अपने को। कोई भी चीज़ आप लगा लो जो आप दोगे आज, उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचते हो कि भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन चला रहे थे तो उनको देखो उंगली में चोट लगी थी, तो द्रौपदी ने छोटा सा ही साड़ी का वो पल्लू बांधा था ना, कितने छोटी सी एक लपेटा था ना, छोटा सा टुकड़ा, वो टुकड़ा उसको कितनी साड़ियों में मिला, कितनी साड़ी। उसी तरह आज भी हम संसार में अच्छाई लगाओ बुराई लगाओ, जिस तरह आप दोगे वही आपको वापस हो। जिस तरह हम बॉल ऊपर पकाते हैं तो वो नीचे आती है ना, गुरुत्वाकर्षण कारण, उसी तरह हमारा प्रभाव भी हर जगह ही है। जिस तरह जो चीज़ हम बांटेंगे वही हमको उतनी डबल मिलेगी, चाहे वो मिले कभी भी, वही आपके पास मुड़ करके आएगा। उसी तरह हम सैनिक हैं, हमेशा राष्ट्र को समर्पित रहते हैं। तो हमारा तो एक ही लक्ष्य रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई देशभक्ति रही है, हर फील्ड में देशभक्ति, देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरा मेरा करते करते चल जाएगा, नहीं, राष्ट्र के हम प्रहरी हैं सभी आदमी, और इस राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए, तभी जाकर के देश का उद्धार हो सकता है। आप गए फिर मुकेश कुमार जी के घर? हाँ, मैं अभी भी जाता रहता हूँ। उनको, मेरा एक बेटा था, उनकी वाइफ से मिलता हूँ मैं, मेरी वाइफ को लेके जाता हूँ। जो वादा किया वो तो निभाता हूँ, आज भी है,
पहले भी था मतलब। कहाँ पे रहते हो? वो पंजाब में रहते हैं, अच्छा। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैं क्या गया, मैं मेरी पूरी टीम को लेके गया, मेरे सीईओ, मेरे सूबेदार मेजर, मेरे काफ़ी जवान जेसीओ सबको लेके गया मैं एक बार तो घर पर उनकी, क्योंकि उनकी कुर्बानियों को हम नहीं जाने देंगे। जब तक शरीर में सांसें तब तक हम जाएंगे। और मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आगे संबंध बढ़ाओ बेटा, भले ही उनका परिवार ना रहे, हम ना रहे, लेकिन तुम लोग सोचो कि हम किसके साथ जुड़े हुए थे। और मुकेश कुमार जी आज भी मतलब एक मैंने मेरे घर पर भी उनकी मैडम की फ़ोटो लगाई हुई साथ में, क्योंकि एक भाई से बढ़ के था। मैंने बोला ना आपको, वो चीज़ें हम लोग जो हमने टाइम बिताया ना, वो एक ब्लड रिलेशन के साथ भी नहीं बिता सकते जो हम लोगों ने वहाँ पर टाइम बिताया था। और हम दोनों के वादे किए थे, दोनों ने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, दोनों ने मतलब इतना रोमांटिक रहते थे, हमेशा गाना बजाना करना। फायरिंग के अंदर भी हम लोग अपने मूड में रहते थे। मैंने बोला हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, एक अलग उमंग थी हमारे लिए। मगर अफसोस है कि भाई वो साथ छोड़ के चला गया। विक्रम बत्रा जी से मिला? विक्रम बत्रा जी से हमारे उस टाइम सबसे मुलाकात होती थी ना। विक्रम बत्रा जी को हमने फायर सपोर्ट दिया, मतलब हर आदमी को फायर सपोर्ट दिया हमने। 18 ग्रेनेडियर, 30 राइफल, उसके बाद 4 जाट को राइफल दिया हमने। इसके बाद में 2 राज राइफल को, सबसे ज़्यादा हमने 2 राज राइफल और 18 ग्रेनेडियर को सपोर्ट दिया था, जिसके योगेंद्र यादव जी थे। योगेंद्र यादव जी लास्ट जो टाइगर हिल की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, तो उनकी रेजिमेंट उससे पहले हमारे साथ में 18 ग्रेनेडियर तलो इस पर थी, तलोलिंग के ऊपर। तो उनको सबको फायरिंग दिया, मतलब वाई के जोशी साहब को, जो विक्रम बत्रा जी के सीईओ थे। हमारे मेजर गणेश भट्ट साहब थे, वो हमेशा इन्फेंट्री के साथ रहते थे, हमारा एक ऑफिसर रहता था, उन्हीं के ऑर्डर के ऊपर हम लोग फायरिंग करते थे। इन्फेंट्री के साथ हमारा एक ऑफिसर रहता है, उनके साथ वो ऑर्डर देते हैं ऊपर से क्या करना, बैरिंग लेसन पूरा एक आरटी का ओपी रहता है इन्फेंट्री के साथ में। तो वो ऑफिसर आर्टिलरी इन्फेंट्री वाला मिल करके बताते हैं कि कहाँ पर फायरिंग रहेगा, कहाँ पर एडवांस करेंगे। तो वो प्लानिंग बनाते, फिर हमको ऑर्डर देते थे फायरिंग के लिए। फिर नीचे से हम फायरिंग करते थे, फिर ऊपर से इन्फेंट्री को एडवांस कराते थे वो। तो जहाँ धुआं चाहिए, स्टार चाहिए, फिर वो ऊपर से ऑर्डर आता था, तब हम फायरिंग करते थे मतलब। तो इतना आसान नहीं था लड़ाई लड़ना। लड़ाई आज हम लोगों को नॉर्मल लग रहा है, मगर उस टाइम आज भी हम भी खुद सोचते हैं कि आज तो देखो पोस्टों तक सब कुछ पहुँच रहा है। उस टाइम तो हमको पता नहीं था। आज मैं 20 साल बाद मेरी वाइफ को लेके गया, तो हम तो सोच रहे थे पहले वाली बातें दिखाऊंगा, भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये लड़ा था। तो वहाँ जाके देखा तो कुछ भी याद नहीं है हमारे को, तो क्योंकि 20 साल बाद तो सब कुछ मिट चुका था, चेंज हो गया, सब जगह चेंज किया था कि सब जगह तक पोस्टों तक रोड बन गए हैं, गाड़ियाँ जा रही है, ये जा रही है। आज जो मेमोरियल बना हुआ तो रोलिंग के नीचे बना हुआ है, उसके ऊपर से ही हम लोगों ने फायरिंग किया। तो आपको गर्व तो होगा ना, ये जो रोड बनी है हमारे खून पसीने से बनी है। बिल्कुल गर्व, क्या हम तो आज भी प्राउडनेस, मैंने बोला ना आपको कि हम तो एक प्राउडनेस होती है कि चलो भाई हमने देश के लिए, क्योंकि हर सैनिक को पहले बात तो मैंने बताया था कि मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बंदे 30-30, 35-35 साल तक नौकरी करके आ जाते हैं, युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिलता। हम तो बहुत खुशनसीब थे हमारी बटालियन वाले, जो हमको मौका मिला, मेरे रेजिमेंट वालों को मौका मिला। मतलब ये एक प्राउड की बात है, क्योंकि सैनिक हमेशा किसके लिए भर्ती होता है? सैनिक युद्ध के लिए भर्ती होता है। और हम लोग तकरीबन 25,000 सैनिक फ्रंट में थे, 2 लाख सैनिक हम लोग युद्ध में थे, मगर फ्रंट के अंदर 25,000 थे, और 25,000 में तो हमारी बटालियन भी थी। तो ये भी मौका हमको मिला कि हमको भाई फ्रंट में मौका मिला लड़ने का। तो वो एक प्राउड की बात है, खुशी भी बात है कि भाई हमने जो चीज़ मतलब जो चाहा वो पाया, जो मन में सोचा था देश के प्रति, सेना के प्रति, मुझे तो वो मिला। मतलब मैं अपने जीवन में खुश हूँ कि मैंने जो बचपन से लक्ष्य देखा था, वो भले ही मैंने आपको बोला ना, भले ही वो जवानी में पूरा हुआ हो, मगर सपना तो पूरा हुआ ना। अभी हम अगर रोड पे निकलेंगे, आप अभी अगर आपने कोटी नहीं पहनी और दिखेगा नहीं कि आप आर्मी के हो, तो कोई बंदा ना देख के बोलेगा कि बेचारे के साथ खराब हुआ, एक्सीडेंट हो गया, लगता है पैर चले गए, हाथ चले गए। अगर कोटी पहनी है तो समझने वाले समझेंगे कि शायद जंग में हुआ होगा। देखने पे मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी आपके ऊपर दया आएगी, बट आपकी मूंछ के जो गुरूर है ना, मुझे दिख ही नहीं रहा नीचे जो चमक मूंछ से आ रही है ना, आपका गुरूर जो दिख रहा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद पे प्राउड है। नहीं, खुद पे नहीं। देखो मेरे को आपको ये बताता हूँ, वो खुद पे होता है। देखो एक तो होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एक हम ये काम कर सकते हैं। मैं जहाँ आ जाएगी ना, वहाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती कोई चीज़ के लिए। मैं तो दंडवत हूँ इस मातृभूमि का, क्योंकि एक भारतवर्ष को ही हम माँ बोलते हैं। देखो आप पूरे विश्व में चले जाए, कोई भी धरती को माँ नहीं बोलता, लेकिन हम ही एक ऐसे बंदे हैं जो माँ बोलते हैं इसको। जब मुझे ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब मेरी चोट लगी, ये किस्सा बताए कैसे? हाँ, जब ये चोट लगी मुझे, तो ऑपरेशन पराक्रम कौन सा साल होगा? 2002। तो उस टाइम पार्लियामेंट में अटैक हुआ, उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। जब वो ऑपरेशन पराक्रम में हम राजस्थान में थे, तो वहाँ पर एक साल तक रहे हम लोग, अम्यूनिशन शिफ्टिंग किया। तो हमारे को एक अलग एक्सपीरियंस था कि भाई हमने कारगिल तो लड़ा ना युद्ध, और इसके बाद में भी हम लोग अभी इसको तो और जीत जाएंगे। मगर अमेरिका रूस के कारण युद्ध नहीं हुआ, तो हम रियर लोकेशन जो हमारा सिकंदराबाद में था आए,
अनलोडिंग कर रहे थे हम लोग। हम्म, तो अनलोडिंग करते वक्त 3 आदमी थे, हवलदार जी, मैं और एक आदमी हम्म, यहाँ पर था इधर हम्म, साइड में। तो जैसे अनलोडिंग करे बक्सा छूटा हम्म, और ब्लास्ट हो गया। हम्म, हवलदार जी को पाँव में पेट में लगी, वो उधर बाहर, मैं स्टोर के अंदर ऐसे लेके बैठ गया। तो अब ये मेरा ऐसे ऐसे उठ चुका था, अंगूठा था मतलब, तो मैं ऐसे लेकर के बैठ गया मतलब। हालांकि हमको सिखाया जाता है कि भाई लेट जाओ, ये ले जाओ, मगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो तो देखे जाए, ऊपर वाले के ऊपर को। तो मैं जैसे बैठा तर अमरीश ने अपना काम खत्म कर दिया, उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। तो उसने बोला दीपचंद भी अंदर है। तो यहीं के हैं जोशी जी, हमारे अनिल जोशी, गुजरात के ही। तो मुझे बचाने के लिए लेके, बचाने के पता चला दीपचंद अंदर है, तो बंदे आने लगे बचाने के लिए। तो जोशी जी के मुंह से निकला कि एक बम और फट जाएगा। तो फिर बंदे भाग गए वापसी, मुझे सुन रहा है। तब तक आग लग गई, मेरी मूछे मासी इससे बड़ी बड़ी थी, वो जल गई, मतलब जलने लगी, सामने आग लगी। तब तक फिर जेठ सिंह भाटी था और हमारे किशन लाल सर थे, कुलविंदर साहब थे, काफ़ी बंदों ने, एक लखविंदर पाल साहब थे, उन्होंने फटाफट जंप किया, बक्सा खींचा। बक्सा खींचने के बाद फटाफट ये आग बुझाई और देखा तो मैं बैठा हूँ। तो मेरी आंतड़ी वगैरह, मेरा यहाँ से पूरा ऑपरेशन हुआ, पूरा फटा हुआ था, मतलब पूरा इधर लीवर लावर ये वो, यहाँ पर पूरा ब्लड था। तो मैं ऐसे ब्लड करके, और 2 बार मैंने उठने की कोशिश की ऐसे। एक बार उठा वापस, 2 बार उठा, तो मेरे को नहीं पता था कि मेरी टांगें चली गई हैं, लेकिन मैंने सोचा जो भी है कुछ भी है। मगर उस टाइम मेरे को 2 ही चीज़ों का ध्यान आया था जब मैं उस पोजीशन में था, एक अपनी बीवी का, एक हनुमान जी का। हनुमान जी का ये आया था कि भाई हे बजरंगबली, आज के दिन तो मृत्यु आ नहीं सकती है। बीवी के बारे में ये आया था कि भाई इतनी जल्दी तुम विधवा नहीं हो सकती है, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, एक 1.5 साल का बच्चा था। तो उठने की कोशिश किया, नहीं उठागा, तब तक बंदों ने मेरे उठा, तो मेरी आंतड़ी वगैरह बाहर थी, और बंदों ने जैसे ही उठाया तो बंदे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो मैंने उनको बोला रो मत। तो उन्होंने बोला यार आप चुपचाप रहो, आज कुछ मत बोलो, और वो रो रहे थे बंदे। तो मैं उनको बोला था आप रो मत। उनको लग रहा था ये गरम गरम ब्लड है, कुछ देर का मेहमान है, ऑन द स्पॉट जाएगा ये। और मेरे को ये लग रहा था कि मैंने बोला यार मेरे कारण आप मत रो, मुझे नहीं पता था मेरी कंडीशन है क्या। हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, और जैसे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में डॉक्टर ने बोला हाँ भाई क्या है, नाम नंबर पूछे। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। तब तक सीओ साहब को पता चला, जो कारगिल में हमारे सीओ थे, कर्नल महेंद्र दत्ता साहब। वो गाड़ी लेकर चप्पल में भागे, बोले यार ब्लडी इडियट, ये कैसे हो गया, ये था वो था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर से बोला सर, डॉक्टर ने बोला सर ही इज द डेथ। तो सीओ हैरान हो गया, बोला सर प्लीज कुछ तो चेक करिए आप। तो सीओ के बोलने से जब डॉक्टर ने चेक किया 95% इज द डेथ। मगर सीओ साहब ने बोला सर मैं 5% पे रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, और सीओ साहब ने साइन किया और ऑपरेशन शुरू हो गया। तो सीओ साहब ने बोला आप अपनी तरफ से कार्रवाई करिए, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। तो यहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया, और वहाँ रेजिमेंट में मेरे लिए पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरी रात ऑपरेशन चला मेरा, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी, और मेरी टांगें काट दी गई जान बचाने के लिए। सवेरे जब ऑपरेशन करके डॉक्टर निकले, तो उन्होंने बोला 72 आवर्स का टाइमिंग है कि अगर 72 घंटे सर्वाइव करेंगे, हाँ 72 घंटे के अंदर इसको होश आएगा तो फिर आगे कार्रवाई बताएंगे। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। तो मेरे जो दोस्त थे धाने उमेश और माटे मंगेश, तो ये वो उन्होंने मेरे को बताया कि जब आपकी आंखें खुली तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ साहब को फ़ोन किया कि जवान को होश आ गया है, और सीओ साहब के मुँह से निकला अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोले मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हो? तो सीओ साहब ने बोला सर मैंने उनको देखा हुआ है, अगर उस लड़के ने, जवान ने पिकअप कर लिया ना तो अभी सर्वाइव कर लेगा वो। तो वे सीओ साहब की वो बोली हुई वाणी है, आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मतलब जीवन यहीं पर मतलब शुरुआत या ख़त्म नहीं होता है। मैं क्रॉस कंट्री करता था लगभग 52 किलोमीटर तक, डिजायर के अंदर भी 2nd डिवीजन पे मैं आता था जब भी राजस्थान में हमारी क्रॉस कंट्री होती थी, और 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी, और ये कंडीशन हो गई तो बड़ा असंभव था। 27 साल मेरी उम्र थी उस टाइम, तो बड़ा चिंता रहती थी कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, आगे क्या होगा, कैसे करूँगा, मतलब वो बातें याद आती थी। उस टाइम तक मेरा परिवार नहीं आया था। तो मेरी वाइफ की उम्र थी 22 साल, 1.5 साल का बच्चा, 3 महीने से वो फैमिली वे में दूसरे बच्चे की। तो आप सोचो कि फिर उनको मेरे मदर फादर, मेरी वाइफ वगैरह को बुलाया गाँव से। तब तक मतलब मुझे तो होश तो आ गया था, लेकिन मैं मेरे साथियों को बोला कि भाई मेरे टांगों के आगे तकिया लगा दो, ताकि मेरी वाइफ को ये ना पता चले कि मेरी टांगें भी नहीं है। क्योंकि मेरे को उनकी चिंता ज़्यादा थी कि भाई 1.5 साल का बच्चा, मात्र 22 साल की उम्र, बेचारी लड़की क्या होगी, और उसने क्या सोच के मेरे शादी किया था, आज क्या कंडीशन होगी। तो जब भी उनको बुलाया, मेरे मदर फादर सास ससुर को साइड में बिठा देते थे, तो उनको ये लगता था कि हाथ नहीं है। और मेरा 78 kg से वेट 38 kg रह गया, ऐसे बॉडी पतली सी, क्योंकि सब कुछ लॉस ही हो गया।
और जिंदा हूँ खाली मैं, जिंदा लाश की तरह था समझ लो। मैं पूरा ये चल रहा है मशीनें साले, मुझे सुन रहा था, बोलना कम था क्योंकि पूरी तो मशीनें लगी हुई थी, लेकिन दिख रहा था मेरे को कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा। थोड़ा बहुत कभी हटाते थे तो मैं नॉर्मल बात करता था। तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था ये बातें दोस्तों को कि जब भी मेरी वाइफ आई तो मेरी वाइफ को काफ़ी दिनों तक मुझे पता नहीं चलने दिया था कि भाई मेरी टांगे भी नहीं है क्या। तो एक दिन हमारे सीओ साहब, मैडम, सब मेरी वाइफ वगैरह गाड़ी में आए तो मेरे को जब तक पट्टियाँ पुट्टियाँ खुल गई थी कई दिन बाद, तो मेरी फिजियोथेरेपी कर रहे थे। तब मेरी वाइफ ने देखा यार ये बंदा कौन है जिसको बेचारे को टांगे भी नहीं है, हाथ भी नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं हूँ क्या। तो उस टाइम थोड़ा टाइम हो गया था। फिर सीओ साहब के और सीओ साहब की मैडम ने बोला कि देख सुशीला, तुम ऐसे करेगी तो दीपचंद को प्रॉब्लम आएगी। मुझे बोला कि देख भाई, तुम हिम्मत तोड़ देगा तो तेरी वाइफ को पता ही तेरे को। तो हमको एक दूसरे को सहारा, ढांढस में बंधाया गया, एक दूसरे का सहारा बने। और मैं तो फौजी आदमी था, लेकिन मेरे दिमाग में यही चलता था कि भाई अभी इनका क्या होगा मतलब। तो मैं हॉस्पिटल में था, 6 महीने बाद मुझे दूसरा बच्चा हुआ, लड़का हॉस्पिटल में ही। एक साइड में हॉस्पिटल में मैं हूँ, एक साइड में हॉस्पिटल में मेरी वाइफ है। तो वहाँ पर हुआ, बड़ा लड़का 1.5 साल से 2 साल के बीच का हो गया। तो हॉस्पिटल में थे तो बच्चा हो गया, तो आप जैसे बंदों ने भाई खुशी मनाई, चलो भाई 2 बेटे हो गए, आपको कंधे पर रख के चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि भाई क्या कंधे पे, मतलब क्योंकि हॉस्पिटल में ही सब आदमी पूरा जीवन, और एक मैं अपने बारे में सोचता था कि मैं यार इतना फुटतार कारगिल जैसा युद्ध लड़के आ गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा हो गया। बड़े दिमाग में उथल पुथल सवाल चलते थे, मतलब इनकी परवरिश कैसे करूँगा मैं अभी, परवरिश कैसे करोगे। फिर मतलब दिमाग में आती थी कि ये कोई जीवन थोड़ी है, मतलब इसे से तो मर जाना ठीक था। सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि जब आप बचपन से दिव्यांग होना एक अलग बात होती है। एक आप सब कुछ खा पी करके सब कुछ, एक इतना बड़ा कारगिल जैसे युद्ध लड़ने के बाद में आपकी कंडीशन हो जाए तो कैसे आपके दिमाग में आएगी। तो वो मेरे दिमाग में चलती थी कि कल्पना की क्या हो गया, मतलब क्यों हो गया। मगर फिर मैंने भगवान श्री कृष्ण के जो गीता में लिखा हुआ था कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा होगा, वो चीज़ें याद की और मन में लिया कि यार उन्होंने कुछ बोला होगा तो कुछ तो सत्य तो होगा ना, क्या पता इसी कंडीशन में कौन को उसका मैसेज होगा। तो फिर मेरे को 6 महीने से कुछ टाइम हो गया, तब मुझे टांगे मिली, एक उल्टी टांगे, 38 kg वेट, 42 kg की टांगे मिली मुझे। तो बेल्ट बुल्ट लोहे की लकड़ी की टांगे डाल दी गई, किसी तरह 2 बंदों ने मेरे को डाला, बेल्ट बुल्ट बांधा। उस टाइम मुझे इतने दिनों बाद इस मातृभूमि के ऊपर दोबारा पाँव रखे। तो आप समझोगे एक सैनिक के लिए क्या रहता है कि इस मातृभूमि को हम माँ बोलते हैं। इस मातृभूमि को दोबारा से मैंने एक नमन किया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है तो एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि मैं अपना पुनर्जन्म जो मेरा हुआ है उसको अच्छी तरह से जी सकूँ, वापस चलना सीख सकूँ। तो आप मानोगे नहीं, आज आपके सामने हूँ मैं, ऐसा आशीर्वाद दिया कि भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं, मतलब जहाँ भी आप बोलोगे। तो ये उमंग क्यों आई थी, क्योंकि जब मैं टांगों में तो चलने लग गया, लेकिन मेरे को दिमाग में ये थी कि मतलब मेरी वाइफ किसी को ये बोलेगी कि सर आपको तो पता मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, कल मेरे बच्चे, आज मेरे बच्चों ने मुझे देखा नहीं है कि मेरे बाप कभी टांग भी थी क्या। तो मैंने बोला कल बच्चे क्या बोलेंगे, यार अंकल आपको तो पता मेरे पापा की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये इस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप। मगर मेरे मन में कुछ चलना था, कुछ भी हो जाए उठना है, धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर जो अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर ना सके। क्योंकि जब अपना बीवी बच्चों की हम रक्षा नहीं कर सकते, देश की रक्षा क्या खाक करेंगे मतलब। और मेरे जैसा सैनिक जो एक स्वयं की इच्छा से भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, और हमारा जन्म तो पूरा राष्ट्र की सेवा के लिए हुआ था, और मैं 4 पाई पढ़ा हुआ हूँ, तो मन में बड़े विचार आते थे, कुछ भी हो जाए दीपचंद उठना है तूने, और इस समाज को दिखाना है और अपने बीवी बच्चों को दिखाना है कि नहीं, जैसा भी हूँ मैं, आपको मायूसता नहीं होगी, मतलब आपको प्राउडनेस होगा कि हाँ वाकई में हमारा फादर है, वाकई में हमारा पति है, मतलब। तो ये मन में उमंग आई, और उमंग आने के बाद में जो आज ये देखो नीचे जो टांगे रखी हुई है, पहला आदमी मैं हूँ जो बिना बेल्ट की टांगे, ये जो रखी हुई है बिना बेल्ट की टांगे, ये मुझे मिली। मैंने इसके लिए एक संघर्ष किया, एक आपस में उतला पुतली हुई अधिकारियों के साथ में, वो कैसे बनेगी टांगे, ऐसे कोई नहीं बनी आज तक तो। लेकिन मेरे मन में था कि एक हाथी की टांग कट जाए तो कैसे होगा, वो तो बेल्ट नहीं बांध सकता उसको, तो ऐसे, तो वैसे विचार मन में आए। विचार मन में आने के बाद मैंने इसका डायाग्राम बनाया, नीचे वालों को बताया। उस टाइम ये मात्र 5000 की टांगे थी। जब ये टांगे बनी, सबने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, तो मैंने क्या कर दिया, 4 पाई से जंप कर गया था नीचे। अगर तुम हाँ ऐसे नंगे पाँव, मतलब ये ऐसे, ये देखो जो टाँके टोके थे ना, ये ऐसे जब मैं जंप कर गया था तो भाग करके, और डॉक्टर ने उठाया मेरे को, और मैं भावुक हो गया कि कोई टच नहीं करेगा मेरे को, मगर खुद से उठूंगा मैं। हाँ मतलब मैं जमीन पर जंप कर गया था 4 पाई से, तो मेरे को कोई टच नहीं करेगा, मैंने ऐसे बोला और भावुक हो गया मैं। अरे मैं डुप्लीकेट चीज़ें तो मांग रहा हूँ आपकी। तो वो बोलते थे चलोगे कैसे, इन चीज़ों में आज तक कोई चला नहीं है ऐसी जो आप मांग रहे हो, कुछ तो सहारा चाहिए ना। तो फिर भी किसी तरह
मुझे बताया गया और ये टांगों का नाप लिया गया और कमांडर साहब ने बोल दिया था नीचे वालों को अगर ये टांगें ख़राब हो गई यू शुड बी पेमेंट, तुम लोग पेमेंट करोगे। नीचे वाले बोले भैया देख लेना बोले, तो मैंने बोला विश्वास करो। नीचे वालों को बहुत विश्वास था। कमांडर साहब का भी ये था कि भाई कोई चीज़ को अनथराइजेशन न जाए, वो भी गलती सोच रहे थे। मगर जब ये मुझे टांगें मिली और टांगें मिलने के बाद जब मैंने टांगें पहनी तो इन्हीं टांगों से मैंने कमांडर साहब को फुटबॉल खेल के दिखाया। फिर कमांडर साहब बोले यार वाकई में मान गए तुम लोगों को बोला। क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि जीवन के अंदर जीवन अपने हाथ में है। आपने जीवन एक खिलाड़ी की तरह जीना है या दर्शक दरिया में ताड़ी बजानी है दुनिया के लिए, वो अपने हाथ में, अपने जीवन को कैसे जीना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ताड़ी तो बहुत बजा ली है, अभी ऑन ग्राउंड हम लोग चौके छक्के मार करके ही जीवन को जिएंगे। तब फिर मैंने वहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हुई और मैं आज गाड़ी भी चलाता हूँ, कुकिंग भी करता हूँ, सब काम करता हूँ मतलब मैं। मगर एक तात्पर्य ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरा वो होता तो मैं वो कर लेता। नहीं, जिस चीज़ को आपको मिला है ना उसी चीज़ में आप खुश रहना सीखो। मतलब आज भी मैं निस्वार्थ रहता हूँ। आज मैं सोचता हूँ भगवान अगर मेरी आंखें चली जाती तो मैं क्या कर लेता। इससे तो अच्छा है, इससे अच्छा तो है ना। मेरा एक हाथ, अभी इस हाथ की ये उंगलियां काम करती, दो ही, इतना मुड़ती है उंगलियां, मगर फिर भी इस हाथ से मैं स्कूटी भी चलाता हूँ। मैं मेरी वाइफ को मानोगे नहीं, हिसार से शिमला तक स्कूटी पर लेके गया। हाँ, और नासिक से पूना, नासिक से मुंबई मैं स्कूटी पर लेके गया हूँ। मेरा ये है कि भाई हम लोग जरूरी नहीं कि हमारे पास गाड़ी हो तभी हम इंजॉय करें। जो संसाधन हमारे पास में है ना उनके ऊपर ही मजा ले आप। मैं पहले खुश थे। मेरे पास ट्राई साइकिल होती थी ऐसे जब मैं हॉस्पिटल में था। तो मानोगे नहीं, छोटे बच्चे को, बड़ा लड़के को इधर आगे बिठाते थे, छोटे बच्चे को मैं गोद में लेता था और एक हाथ से ऐसे मैं हैंडल पकड़ता था। मेरी वाइफ धक्का मारती थी और कभी कभी मैं उससे चलाता था मतलब। और उससे मेरे को फायदा ये मिला, मैंने जब गेम हुए वहाँ पर हमारे हैंडीकैप आदमी हो गए तो उस टाइम मुझे भी बोला कि आप भी भाग ले लो रनिंग में। तो उसको मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया था, मैंने फर्स्ट डिवीजन मारी थी उस टाइम। क्योंकि आप कोई भी चीज़ निस्वार्थ करते रहो ना तो एक दिन आपको वो आने वाले टाइम में ज़रूर फल मिलेगा उसका। तो मैंने वो इतनी मेहनत किया, उसी के कारण मैं गाड़ी चलाना सीख गया और आज मैं स्कूटी भी चला लेता हूँ और निस्वार्थ चलाता हूँ। आज तक भगवान की दया से इतने साल हो गए चलाते हुए, कोई भी एक चूं तक भी नहीं, ना कुत्ता बिल्ली ना कभी कुछ भी नहीं, सेफ गाड़ी, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है। आप बोलिए, मेरे को तो अगर मौका मिले तो मैं आपको वहाँ नासिक से सूरत तक चला के आ जाऊँ। तो जीवन के अंदर है ना, मैं बोला ना आपको कि हमारी एक सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने क्या करना है। एक ठीक ठाक आदमी भी आज है, वो ऐसा समझ में रहता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप कर्म करो, सिर्फ फल की चिंता मत करो। हम लोग आज गीता रामायण को पढ़ते तो हैं लेकिन उसको अनुभव नहीं करते हैं। आज जैसे अभी राम मंदिर का काम चल रहा है, हम जय श्री राम तो बोलते हैं मगर राम का जो व्यक्तित्व था, उसका जो जीवन था, उसके ऊपर अमल नहीं करते हम लोग कि उसने त्याग दिया 12 साल की उम्र से, तभी तो वो जय श्री राम परशुराम भगवान कहलवाए ना पूरे। क्यों कहलाए वो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे तो नहीं बैठे बैठे जय जयकार हुई उनकी। उन्होंने कुछ किया क्या? जवानी के अंदर अपनी बीवी से अलग हो गया था। आज हमारी बीवी 2 मिनट के लिए चली जाए तो हम 10 बार फोन करते हैं कि भैया कब आ रही हो। ये सच्चाई बता रहे हैं आपको। उन्होंने त्याग दिया, एक मैसेज दिया, उन भाइयों का प्यार देखिए आप। एक चरण पादुका लेकर के उसने पूरा 14 साल तक राज्य निभाया। आज भाई को खा के राजी नहीं है, सिंहासन छोड़ दिया। आप बताइए आप। तो उनके विचारों को अमल करना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हम राम भक्त हैं। राम भक्ति जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होती। उसी तरह मातृभूमि के लिए हमने सोचना चाहिए। जैसे आपने बोला कि हम लोग यहाँ साफ सफाई रखते हैं, ये भी एक देशभक्ति है। मानते ना बात को, अपना पेट तो हम भर लेंगे, दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मेरे लिए कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो जीवन के अंदर कभी भी आपने मायूस नहीं होना है। जीवन आपको मिला हुआ है। हर कदम, जैसे मेरा इस राष्ट्र को समर्पित है, मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेला कुछ नहीं कर सकता इंसान, मगर जब हम लोग संयुक्त बने, जिस तरह एक मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती है, मगर वही मधुमक्खियाँ पूरा हो जाए, झुंड का झुंड तो बहुत कुछ कर सकती है। हाथ से हाथ जुड़े। हाँ, बिल्कुल जुड़ सकता है हम लोग। आज हम लोगों ने इस राष्ट्र के लिए अगर हमने काम करना है ना, तो एक कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। और हम बहुत कुछ करते हैं। युवाओं के लिए भी यही संदेश है, जो मेरे जैसे दिव्यांग बंदे उनके लिए भी है कि हमने कुछ करना चाहिए। हमने ये सोचना चाहिए कि यार मेरा ये हो गया, हजारों आदमी भीख मांगने लग जाते। नहीं, हमको काम करना है। मैं कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ आज भी। आज ही मुझे मौका मिले तो मैं खिलाने के लिए, मेरे को मेरी बड़ी प्रशंसा होती है कि मैं किसी को खिलाता रहूँ मतलब। तो सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जो मन में है आपकी, हमारे अंदर हर आदमी के अंदर गुण दिया हुआ, सिर्फ हमको पहचानने की जरूरत है। बस हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि नहीं यार, हमारा जो जन्म हुआ है किसके लिए हुआ है,
क्या ऐसे ही हम लोग चले जाएंगे इस राष्ट्र से? नहीं, जब भी जाएंगे इस राष्ट्र से ना, इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करके जाएंगे, ये मन में संकल्प होना चाहिए। आप आज हम लोग टीवी को देख करके भारत माता की जय बोलते हैं, किसी की हमारे शहादत हो जाती है तो हज़ारों आदमी आ जाते हैं झंडे डंडे लेकर के कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, चाइना के टुकड़े कर दो। 4 दिन बाद वो गुम हो जाते हैं बंदे, टाइटाइटिस हो जाती है, एकदम फुट जाता है बंदों का, जब उन सैनिकों को जरूरत पड़ती है रियलिटी में। तो जो देशभक्ति है ना, वो ऐसे दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए देशभक्ति। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी ज्वाला जला ले, कितना भी नमन कर ले, जब तक मन की ज्वाला नहीं जगेगी ना, तब तक सब बेकार है। मतलब उसी तरह हमारे मन के अंदर प्यार होना चाहिए, चाहे राष्ट्र के प्रति हो, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे अवाम के प्रति हो। हम लोग आज दिखावा ज़्यादा करते हैं कि मैं ये कर लूँ, काश मैं वो कर लूँ। आज मीडिया को देख करके आप जैसे को बंदों कैमरे के सामने तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों दिखावा करना हम लोगों ने? क्या हो जाएगा? मतलब जब मैं बोल रहा हूँ, हमने जब कारगिल युद्ध लड़ा, हमें याद नहीं है, हमने मीडिया को देख के थोड़ा युद्ध लड़ा था, हम तो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। तो आज भी थे ही नहीं ना इतनी चीज़ें। उस टाइम थोड़ी बोलते कि भैया, कैमरे वाले को बोलते भाई तो शूट कर मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, नहीं। तो इसलिए निस्वार्थ करना चाहिए, निस्वार्थ बिना संकोच के। तो आज बहुत से व्यक्ति तो अपने दिखावे के लिए करते हैं कि नहीं यार हमने ये किया, देखते हुए ना अपने एक पौधा लगाते हैं, हज़ारों आदमी फोटो खिंचवाते हैं और हर साल लगाते हैं। और मेरा एक सोच है कि हर साल उन्हीं पौधों को हम लोग 20 को लगाएं, 20 को पौधों को भी पानी दे देना, तो 20 में से कम 10 तो हो जाएंगे ना। तो वही काम है, वही जीवन का पौधा लगा लो, उसी तरह अपना जीवन भी है। बस यही है कि अपने एक सोच बदलनी चाहिए कि नहीं भैया, हम लोग आज शिक्षा देने के लिए हर आदमी को तैयार रहते हैं कि ये करो वो करो, मगर उसको खुद को अंदर नहीं डालते। और मैंने खुद के अंदर ढाला हुआ है। मैं आज हमारे जैसे फौज में लगा लो, हम नारियों का बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी कार्य होने से हम जो भी भगवान सब आदमियों को पूजा पाठ करके तभी हम लोग कार्य बजाते हैं। उसी तरह मेरे 2 बच्चे हो गए थे, मगर मेरे मन में संकोच था। इस बच्चे से पहले मेरी वाइफ को एक बेटी हुई थी, वो नहीं रही, लेकिन हमारे मन में थी कि भाई एक बेटी भी होनी चाहिए हमारे को। अभी हमने फिर अपने भाई की बेटी को अडॉप्ट किया, जो 1.5 साल की थी, और आज वो 11वीं क्लास में है। तो हमें बहुत प्राउड है। तो बहुत बंदों ने जिस टाइम अडॉप्ट किया, हमने तब बोलते थे कि यार 2 बच्चों का पालन पोषण कैसे करोगे, तुम्हारी ये कंडीशन है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप वो मत सोचो, क्या पता उसी के कारण हम लोगों का काम चल रहा हो, काम करते जाओ। हाँ, तो हमने सोचा कि भाई किसी को कन्यादान करने की बजाय ऐसी बेटी का पालन पोषण करेंगे जिसका टॉयलेट बाथरूम आप धोगे तभी तो अपनापन आएगा ना। तो मात्र 1.5 साल की बेटी को मैं लेके आया था, और आज उसके साथ इतना इंटरेक्शन है कि मतलब जितना बेटों के साथ नहीं है। हमारा झगड़ा भी होता है, गाली गलौज भी होता है, प्यार भी उतना रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमने दूसरों को लेक्चर देने की बजाय स्वयं के ऊपर हमने क्या कर सकते हैं, हमने करके दिखाना। जैसे मैं क्या सोचता हूँ, बातें करने की बजाय काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा काम ही हमारी पहचान होनी चाहिए, न कि हम लोग ऐसे फेमस हो जाएं कि ये कर लिया। अभी आप के माध्यम से आज कितने आदमी हैं, ये टीआरपी के लिए कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, इतना मिलियन हो गया, उतना मिलियन हो गया। क्या हो जाएगा अगर कम मिलियन हो जाएंगे? तो एक ही दोस्त चाहिए। जैसे कर्ण को लगा लो, सब पता था ना कि मैं अधर्म के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा ना। तो ऐसा ही हमको एक साथी मिल जाए तो क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण की तरह एक ऐसा साथी मिलना चाहिए जो हमेशा धर्म का साथ देने के लिए तत्पर रहता हो, जो हमेशा ऐसा एक ही था ना, एक ही काफ़ी था ना। तो कौरवों की सेना लेके हमको क्या करना है? तो लाइक कमेंट कितने ही मिल जाए आपको एक सही पथ के ऊपर चलने वाला एक कर्ण की तरह और भगवान श्री कृष्ण की तरह एक सारथी की जरूरत है। और मैं आपको भी यही बोलता हूँ, पूरी आवाम को भी, कि हमेशा सारथी बनने की कोशिश करो, स्वार्थी मत बनो। जिस दिन आप सारथी बन जाओगे ना, उस दिन स्वार्थ निकल जाएगा। जीवन के अंदर बहुत कुछ पा सकते हैं हम लोग, बस स्वार्थ छोड़ दो और अपने आप को, जिस भी आराध्य भगवान को आप मानते हो उसको मान करके हमेशा अपने कर्म के लिए करते रहिए। मतलब आज आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। आपने जो भी मोटिवेशन दिया, उस मोटिवेशन को मैं पर्सनली अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के तौर पे लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। डिसिप्लिन के तौर पे लूँगा। आपसे आगे बहुत सारी बातें करनी है अपन ऑलरेडी। मैं एक और बातें बोल देता हूँ आपके 2 लाइनें गाने के माध्यम से। यस। कि आज हम जिंदा हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि आज जिंदा, अगर हम बुरे हैं तो सामने बुरा बोलो, अगर अच्छे हैं तो सामने प्रशंसा करो। बाद में हमारी भी स्मारक बना दी जाएगी और फूल चढ़ाए जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो मैंने देखा था, मुझे याद भी था, मेरे दिमाग से निकल गया। तो कोई भी कार्य करना है आपके माध्यम से पूरी आवाम से यही है कि भाई आपको पता, जो चीज़ हमारे पास रहती है उसकी चीज़ हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं गाने के माध्यम से 2 लाइन पूछूंगा कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी सुनोगे किस्से मेरे, जय हिंद जय भारत गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे तुम मुझे यूं। तो ये हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। तो गाने के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया। सच में सर हम नहीं भुला पाएंगे आपको। क्योंकि इस राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। 2 लाइनें और बोल देता हूँ इस राष्ट्र के लिए कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर, आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इतनी कन्वर्सेशन की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। नहीं, धन्यवाद तो आपका सर, जो आपने सैनिकों को इस काबिल समझा कि भाई हमने उनकी कहानी आगे पहुँचानी चाहिए। वरना नेता अभिनेता को हर आदमी बुलाता है और सैनिकों को कम ही आदमी है जो रिबन काटने के लिए बुलाते हैं। उनमें से एक आप हो जिसने इतनी दूर बैठे सोचा कि नहीं यार, हमने ऐसे जो रियल है, देखो हमने ना तो महाराणा प्रताप को देखा है, ना झांसी की रानी को देखा है, ना हमने शिवाजी महाराज को देखा है, कहानियां सुन रहे हैं ना, लेकिन साक्षात कुछ सैनिक ही कम हैं जो हमारे जैसे हैं, जिन्होंने एक साक्षात युद्ध लड़ा है और आज जिंदा है और उसको आपने सम्मान दिया। तो ये सर मेरा सम्मान नहीं है, पूरे भारतीय का सेना का सम्मान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और जय हिंद सर। आपको जय हिंद सर। पुनः